For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने सेटिंग अप में बड़े सारे एस्पेक्ट पढ़े और हमने देखा कि अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम बिजनेस मेनली दो तरीके से करते हैं। एक कॉर्पोरेट फॉर्म में बिजनेस शुरू करते हैं और एक नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में। फिर हमने यह भी देखा कि जो एक फॉर्म दोनों का मिक्सचर था, जो कि आधा कॉर्पोरेट और आधा क्या था, नॉन कॉर्पोरेट, क्या नाम था उसका, एलएलपी, वो भी हमने देख लिया। अब जब हमने ये सारे तरह के जो है वो चीजों को देख लिया तो अगला चीज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हमने बिजनेस बनाया और हमें लगा था कि हमने एलएलपी बना करके अच्छा किया, हमारा काम अच्छे से चल रहा है, तो शायद ये उस समय के लिए सही था। बदलते समय के साथ शायद आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी, ज्यादा फंडिंग की जरूरत पड़ी, या आपके ऊपर लोगों की रिलायबिलिटी कम होने लगी, या आप कोई पब्लिक इशू लेकर के आना चाहते हैं, या आप किसी ऐसे टेंडर वगैरह में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ क्या, कंपनी ही जो है कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। कभी भी अगर आपको लगे कि आपका जो स्ट्रक्चर था बिजनेस का, जिस फॉर्म में आपने बिजनेस को ऑप्ट किया था, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एलएलपी, सेक्शन 8 कंपनी, इनके बीच में, या आपने जो है वो कंपनी बनाया था लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स करना है, अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ बनाया था, लिमिटेड में करना है, लिमिटेड में बनाया था, अनलिमिटेड में करना है, तो यहां पे लॉ ने कहा कि कोई बात नहीं, हमें पता है कि हमारे देश में एक बार में पक्का सॉल्यूशन कोई नहीं कर पाता, तो ये बीच बीच में दिमाग तो हिलता रहेगा। कहा कि अगर दिमाग ऐसा हिलता रहेगा और जरूरत पड़ती रहेगी तो उन्होंने ये प्रोविजन बनाया कि आप अपने कंपनी के फॉर्म को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यही मैंने यहां लिखा है, कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी। जिस फॉर्म में हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस एंटिटी बनाई थी, उसको हम बदल सकते हैं, उसे हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हम चेंज करने के लिए जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन कॉमन, यानी कि बहुत सारा चीज ऐसा है जो हमारा कॉमन रह जाएगा। अगर प्राइवेट से पब्लिक में करेंगे, प्राइवेट से एलएलपी में करेंगे, प्राइवेट से सेक्शन 8 में करेंगे, या वैसा वर्सा। लेकिन कुछ चीजें जो है वो थोड़ा अनकॉमन भी रहेगा। हमें एक बार पहले कॉमन चीजों को दिमाग में लिस्ट बना लेना है और उसके बाद से सब में जो अनकॉमन रहे बस उतना ध्यान रखना है। तो एक जब हम पढ़ेंगे तो हमें सारा का सारा लिस्ट मिल जाएगा, और उसके बाद से जब हम अगले में जाएंगे तो सिर्फ हमारे दिमाग में कौन सा चीज रहना चाहिए कि ये वाला तो अनकॉमन है, बाकी तो ये कॉमनली सब में होता आ रहा है। तो यही हमें देखना है और यही हमारा जुरिडिक्शन है। मतलब क्या हमने बिजनेस बना लिया या अभी तक सोच ही रहे हैं? इस बार बना लिया है, बिजनेस एंटिटी बन गई है, और बिजनेस एंटिटी बनने के बाद हमें क्या करना है, उसमें चेंज लाना है। तो यहां पे इन्होंने कहा कि कंपनी को अगर कन्वर्ट करना है तो इसके लिए प्रोविजन सेक्शन 18 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। फिर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक भी पैसा उसका कंपनी लॉ से बाहर का नहीं है। ये कंप्लीट चैप्टर ऑल टुगेदर स्केप किया जा सकता है। अगर आप पहले से चीजों को याद रखे हुए हैं तो इसको हम पूरे तरह से स्केप कर सकते, कोई नया चीज इसमें नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें एंटिटी का नाम और कैसे कन्वर्ट होगा। मैंने जो आपको नोट्स दिया है वो थोड़ा इसीलिए जो है वो नोट्स मैंने जो है वो ब्रीफ करके दिया है और पॉइंट मैनर में दिया है कि जिससे आपके लिए जो है वो रिवीजन का काम आसान हो जाए, कि भाई सीधा सीधा कन्वर्ट करना, ये एस्पेक्ट है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्म वगैरह को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार जरा हम रिवीजन भी कर लेते हैं, कितना चीज हमें याद है। और जिन लोगों ने पहले ही इसको पढ़ना शुरू किया है, यानी कि अभी वो कंपनी लॉ में इन बातों को नहीं पढ़े हैं, तो उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने भी आपको पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, शायद ही ऐसा कोई फॉर्म होगा बिजनेस एंटिटी का जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। तो यहां पे सेक्शन 18 कंपनीज एक्ट कहता है कि आप जो है वो अलग अलग फॉर्म के कंपनी को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप कन्वर्ट करने लगेंगे तो आपको कुछ बेसिक बातें दिमाग में रखनी पड़ेगी। जब हम प्राइवेट कंपनी बनाते हैं तो हमारा जो बेसिक डॉक्यूमेंट एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, वो कहीं ना कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देता है।
चाहे अगर हम प्राइवेट कंपनी है तो हमारे ऊपर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन है, और ये रेस्ट्रिक्शन जो है हमें सबसे पहले हटाने पड़ेंगे, इस बंधन को तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के हम पब्लिक कंपनी क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। कहने का मतलब प्रोसीजर अपनी जगह पे, पहले अपने दिमाग को अपने इस बंधन से क्या निकलना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, सुन के अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि अभी आप उस चीज से बहुत दूर है। पहले जो है वो करियर, तब आगे होगा ये बात। मान लीजिए शादी की बात चल रही है, मैंने नहीं बोला सुन के खुश हो सकते हैं, तो अब अगर मान लीजिए कि कहा कि शादी होनी है, तो शादी होनी तो एक नॉर्मल सा सेंस बना हुआ है कि नॉर्मली एक जो है वो रिलीजन में शादी होती है। अगर मान लीजिए कि कोई कहते हैं कि हम इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट नहीं, कहां जा रहे हैं आप, इंटर रिलीजन, कोई धर्म में खराब और अच्छा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने वर्ड यूज किया है इंटर रिलीजन। दो लोग अलग अलग धर्म के हैं, शादी होनी है। कहा गया कि शादी में किसको बुलाया जाएगा, कौन जो है वो इवेंट मैनेजर होंगे, किस तरह से फूल आएगा, कौन सा माला आएगा, कौन से जो है वो आसन पे कौन बैठेंगे, कौन किसके साथ फोटो खिंचाएगा, ये सब बाद में होगा। घोड़ा पे बैठेंगे या घोड़ी पे बैठेंगे, क्या होगा, कहा गया ये सब बाद में होगा। सबसे पहले आपको अपने दिमाग से जो है वो एक ब्लॉकेज हटाना होगा, और वो ये क्या होगा कि शादी क्या हो रही है, इंटर रिलीजन। ठीक वैसे ही जब भी कन्वर्जन की बात आती है तो बाकी चीज प्रोसीजर हो गया, लेकिन उससे पहले एक जो मेजर चीज आता है वो ये कि प्राइवेट से अगर जा रहे हैं कहां पे, पब्लिक में, ऐसे ही जिससे भी जिसमें जाएंगे तो वो बैरियर कौन सा है, क्या बैरियर पड़ा हुआ है। तो भाई प्राइवेट कंपनी के केस में मेंबर्स की संख्या लिमिटेड होती है, पब्लिक के केस में ऐसा नहीं होता है। यानी कि ये कुछ एक चीज आ गया। इनके केस में जो है वो 2 मेंबर होते, बदलना तो है, लेकिन वहां कम से कम कितने मेंबर चाहिए, 7। यहां पे जो है वो 2 डायरेक्टर होते हैं, वहां कम से कम 3। अब देखिए यही कुछ ऐसा चीज हो गया जो आपके सोच को पहले बदलना पड़ेगा। बाकी शादी के सारे चीज ऐसे ही किसी होटल में होगा या किसी कम्युनिटी हॉल में होगा, वहां पे लोग आएंगे, गेस्ट आएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन अगर ऐसा ही कुछ होगा तो उससे पहले क्या सोचना है, शादी इंटर रिलीजन, माइंड तैयार, अगर तैयार तो किस पे आइए, प्रोसेस पे। ठीक वैसे ही जब हम लोग किसी खास तरह के इंटिटी को दूसरे इंटिटी में बदलेंगे तो उन दोनों के बीच में अगर कोई पिकुलियर एस्पेक्ट होगा तो वो डिस्कस, और उसके बाद किस पे आ जाएंगे, प्रोसेस पे आ जाएंगे। क्लियर है किस तरह से हम मूव करेंगे। अब अगला चीज जो आप देख रहे हैं वो है कि इस पूरे के पूरे जो है वो चैप्टर में किस किस तरह का कन्वर्जन हम देखने वाले हैं। प्राइवेट कंपनी से किस कंपनी में, और पब्लिक कंपनी से किस में, हो गया ये एक बात हो गया, पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक। 1 पर्सन कंपनी से किस में, पब्लिक या प्राइवेट में। फिर दूसरी बात, पब्लिक प्राइवेट से किस में, 1 पर्सन कंपनी में। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर काइंड। सेक्शन 8 से हमें कोई और तरह का क्या बनना है, देखते हैं कैसे करके बने। और सेक्शन 8 का मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट से आप कौन सी कंपनी बनने जा रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में जो है वो बदलने जा रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से किस में, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बाय शेयर या गारंटी। और कन्वर्जन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से किस में बदलने जा रहे हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स में। कन्वर्जन ऑफ एलएलपी से जो है वो, और फिर कंपनी से किस में, एलएलपी। कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से किस में जा रहे हैं हम, इनटू अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब एक ही बार ऊपर ही हमने बात कर दी। एलएलपी से जो है वो कंपनी, और कंपनी से एलएलपी, और तब लास्ट में हम देखेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ पार्ट 21 कंपनीज। जो मैंने आपको कहा था, आप लोगों ने थोड़ा अजीब सा जो है वो उस समय मुंह रखा था, इसलिए मैंने इसको भी डाल दिया इसमें कि इस पे भी थोड़ी देर हम लोग क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। ये कन्वर्जन का पार्ट रियली नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि ये चैप्टर ही आपका क्या है, कन्वर्जन। लेकिन इसलिए मैंने इसको रखा क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कन्वर्जन जैसा ही है, लेकिन कैसा है ये करेंगे बात। आप थोड़ा सा यहां पे रिकॉल करेंगे, जब आप कंपनी लॉ में पढ़े थे उसे भी,
और तब हम लोग इसको भी लेकर के चलेंगे। नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा ही, क्योंकि रिकॉल का मतलब तो मैंने भी अपने चीज को पूछा है, कितना आप रिकॉल करते हैं मुझे पता है। तो देखते हैं क्या कैसे हम लोग रिकॉल करते चलते हैं। चलिए, तो अब जरा हम लोग यहां आते हैं और सबसे पहले किस पे आते हैं? कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी से किस में बदलते हैं? चलिए, सबसे पहले वो बैरियर बताइए। रिलीजन चेंज कर रहे हैं तो बैरियर क्या क्या आया? अभी अभी हमने क्या बोला था? सबसे पहले मेंबर वाला चीज, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं रहता है, उसमें ट्रांसफरेबल है। और आपके डायरेक्टर्स को लेकर के और आपके मिनिमम नंबर ऑफ लेकर के, ठीक है। पब्लिक्स के बीच में डिपॉजिट्स वगैरह नहीं दे सकते हैं। उन सारे चीजों से आपको मुक्ति चाहिए, इसीलिए आप किस में आ रहे हैं? यानी कि अब आपको पैसे ज्यादा चाहिए। जितने मेंबर है 200, उनसे घड़ा भर नहीं रहा है आपका। आप पब्लिक के बीच में जाकर के पब्लिक इशू करना चाहते हैं। कैन अ प्राइवेट कंपनी मेक पब्लिक इशू? एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, बिल्कुल ही नहीं। उसके लिए क्या होना होगा? उसके लिए आपको पब्लिक कंपनी जो है वो बनना पड़ेगा। तो यही कुछ वजह से जिसके कारण जो है हमें लिमिटेशन लगा किसमें? प्राइवेट में। पहले ठीक लगा था, जब हम चल रहे थे उस समय ठीक था। पहले हमारा घर बिल्कुल ठीक था, 2 लोग रह रहे थे, परिवार बड़ा हो गया है, 2-3 जनरेशन आ गया, घर छोटा लगने लगा। अब हम कुछ और सोच रहे हैं बड़े घर के बारे में। तो देखिए यहां पे कह रहे हैं, अगर प्रोविजन देखें तो सबसे पहले आपको जाना है किस सेक्शन में, और उसके बाद आपका जो है वो 14 अल्ट्रेशन ऑफ क्या है? आर्टिकल। और इसमें आपका जो रूल है वो रूल नंबर दिया है, रटने की जरूरत नहीं है। कह रहे कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी इन्वॉल्व अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कह रहा है क्यों आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना पड़ेगा? क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी होता है उसके एओए में लिखा रहता है कि ये शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं करेंगे, मेंबर्स रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, फंड वगैरह पब्लिक के बीच में जाकर के नहीं करेंगे, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सारे रेस्ट्रिक्शन हैं। तो इन रेस्ट्रिक्शंस को हटाना है, इसका मतलब आर्टिकल को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा। और अगर ऐसा करना पड़ेगा तो ऐसे केस में आपको क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि मिनिमम कितने मेंबर चाहिए रहेंगे, और कहीं पे ये रेस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे किस चीज को लेकर के? लिमिटेशन ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ मेंबर। और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में भी किसी तरह का क्या नहीं रखेंगे? फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को भी लेकर के, कोडम वगैरह लेकर के, ये सारे चेंजेज इनको करने पड़ेंगे। तो ठीक है भाई, अगर हमने सोचा है कि हमें जो है वो पब्लिक से प्राइवेट से किस में बदलना है, तो ये चेंजेज हमें करने होंगे या नहीं? तो करेंगे। किस में करेंगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करेंगे तो देखेंगे चेंज करने के बाद नया वाला हमें ड्राफ्ट करना पड़ेगा, और नया ड्राफ्ट होने के बाद उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। आएंगे प्रोसेस में, देख लेंगे कैसे करेंगे। लेकिन इतना तो देख लिया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज होगा तो बॉस क्या चाहिए? आपको जो है वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि क्या बेनिफिट है जिसके कारण करने जा रहे हैं। तो पहला चीज क्या आया? फ्री ट्रांसफरेबिलिटी। उसके बाद क्या आया? क्यों फ्यूचर एक्सपेंशन? हाँ, ज्यादा जो है वो आप जो है वो लोगों के साथ काम करेंगे, ज्यादा फंड अगर आएगा तभी तो आपका बिजनेस क्या होगा? एक्सपेंड करेगा। ग्रेटर रिलायबिलिटी, क्योंकि पब्लिक के पैसे हैं, शेयर होल्डर्स के पैसे हैं, आप ज्यादा कंप्लायंस का बर्डन आता है, इसीलिए लोग आप पे क्या करते हैं? देखिए लॉ तक में है, जो ज्यादा कंप्लायंस फुलफिल करता है उसके ऊपर लोग ज्यादा जो है वो रिलायबल वो लगता है। और यही चीज मैं आपको बताता हूं बार बार, अगर आप ज्यादा जो है वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं देन यू बिकम द मोस्ट रिलायबल पर्सन। अब देखिए आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है। आप घर जाते हैं, आपको लगता है देर हो रहा है, आप टाइम पे पहुंचते हैं, इसीलिए जो है वो आपका अभी तक मोहल्ले में बना हुआ है कि अच्छा बच्चा है। यही देखिएगा कुछ का उसका बच्चा वो कभी भी आता है कभी भी जाता है, नहीं नहीं उनका तो क्लास खत्म हुआ तो अपने टाइम पे पहुंच जाते हैं। अब क्लास कब खत्म हो गए तो टीचर बताएंगे। तो ये हुआ आपका क्या? रिलायबिलिटी। जितने तरह के किसको आप कंप्लाई करते हैं, जितने लॉ को आप फुलफिल करेंगे उतने ज्यादा आप क्या बनते हैं? रिलायबल बनते हैं। लिस्टिंग ऑफ शेयर्स इन व्हाट, जो कि सिर्फ पब्लिक कंपनी हो सकती है। और रेजिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम, ये सब कुछ हमारी इच्छाएं थी, कुछ हमारा रिक्वायरमेंट था, जिसके बेसिस पे हमने सोचा कि हमें क्या बनना है? प्राइवेट से क्या बनना है? पब्लिक। ये हमारा अब चलिए अगर बनना है तो आ जाए प्रोसेस में।
अब ये प्रोसेस आपको अगर गलती से एग्जाम में मान लीजिए कंपनी लॉ में पूछ दिया, बहुत सारा कुछ है जो हमने सेटिंग अप के पार्ट ए में पढ़ा है, अगर उसमें से एक चीज पूछा जाए तो वो कंपनी लॉ में भी आपका इक्वली एप्लीकेबल है। ये नहीं कि वहां लिखेंगे कि ये जो है वो सेटिंग अप के टीचर ने पढ़ाया था, ये नहीं लिखना है कंपनी लॉ में, ऐसा नहीं करना है। टॉपिक वही अगर है तो आपको जहां से जो चीज याद है वो क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। जो भी प्रोसेस, जो भी तरीका आपको याद है फॉलो कर लीजिए। अब इसमें इसीलिए मैं स्टेप वाइज आपको बता रहा हूं कि हर स्टेप में अगर कोई बात है तो वो भी याद रखना है, क्योंकि वो केस लॉ सॉल्व करने में मदद करेगा किसी स्टेप में अगर कोई बात है तो, या अगर किसी स्टेप में कोई डिजिट दिया हुआ है तो वो आपका एमसीक्यू का पार्ट बनेगा, इसीलिए भी उसको ध्यान रखना है। तो पहला काम, कोई भी काम अगर कंपनी में होता है तो किसकी मीटिंग बुलाएंगे, बुलाइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जब बुलाएंगे तो जो है वो घर से बैठे बैठे जो है वो जोर से चिल्लाएंगे, आ जाना आ जाना, या कू कू, ऐसा कोई इंडिकेशन देंगे, सारे डायरेक्टर आ जाएंगे? नहीं, क्या करना पड़ेगा? ठीक है, जब हम नोटिस भेजेंगे तो डायरेक्टर्स को पता चल जाएगा कि क्या करना है, मीटिंग के लिए आना है। मीटिंग पे जब कोई डायरेक्टर आते हैं तो वहां क्या छोले समोसे कुलचे ये सब खाने के लिए? कुछ हद तक सही भी है, खाने पीने ही आते हैं वो लोग, लेकिन चीजों पे जो है वो क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। तो जिस समय ये न्योता देंगे कि आना, मीटिंग है, तो उस समय बताना पड़ेगा कि नहीं कि क्या क्या चीज पे डिस्कशन करेंगे, क्यों ये चीज पहले बताएंगे, ताकि वो जो है वो प्रिपेयर होकर के आए। कैसे? मैंने आपको जो है पहले ही जो है वो किस दिन बता दिया था, वेंसडे को नहीं बताया था, खा पी करके हट्टे होकर के तंदुरुस्त होकर के आइएगा, शिकार करूंगा फ्राइडे को, नहीं पहले ही बता दिया था? तो नहीं बताया था? बताया तो था, सबको बता दिया था। अच्छा, आपने नहीं सुना होगा, आपका मन कहीं और होगा, चंचल मन। आपने सोचा होगा कि जो है वो सचिन का चुन्नू आ गया, मेरा मुन्नू नहीं आया, तो आप वहीं पे अटके हुए होंगे, इसीलिए नहीं। बाकियों ने तो सुना था ना? ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा हादसा हुआ होगा कि उन्होंने क्या किया, नहीं सुना। तो चलिए, इसीलिए बता दिया ताकि आप जो है वो प्रिपेयर होकर के आएंगे। ये नहीं कि जब पहला शो चल रहा होगा तभी से लगेगा अब लगता है क्लास छुट्टी हो जाएगी, या जब मैटनी शो शुरू होगा तो लगेगा कि शायद अब इसके बाद क्या हो जाएगी। नहीं, दिमाग एकदम तैयार रहेगा कि नाइट शो से पहले छुट्टी होने वाली नहीं है, नाइट शो देख करके ही जाएंगे। तो यही यहां पे इन्होंने क्या बोला कि आप क्या करें, डायरेक्टर को जो है वो नोटिस भेजें और साथ में उनको सारी बात बताएं, जिसे हम बोलते हैं एजेंडा ऑफ व्हाट, बोर्ड मीटिंग। तो वो आप इसे जो है वो दे दें, लेकिन ये कम से कम कितने दिन पहले दें, कम से कम और पहले आप दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 दिन पहले इसलिए दे देंगे ताकि उन चीजों पे उनका जो भी पक्ष या जो भी उन फेवर या अगेंस्ट में जो भी उनके दिमाग में, उनको वो नोट डाउन कर सके और अपने आप को क्या कर सके, प्रिपेयर कर सके। दे दिया नोटिस। अब यहां पे कह रहे हैं कि एजेंडा क्या क्या रहेगा, जो एजेंडा जाएगा उसमें कौन कौन सी बात लिखेंगे। तो ये एजेंडा जो है वो है बोर्ड मीटिंग के लिए, लेकिन चूंकि ये प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदलने का है तो एजेंडा कुछ और होगा, पब्लिक को प्राइवेट में बदलेंगे तो एजेंडा कुछ और होगा। यानी ये कॉमन रहेगा कि हर तरह के कन्वर्जन के लिए हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी है, और हर केस में कम से कम कितने दिन पहले संदेशा भेजना है, नोटिस, मिनिमम 7 डेज पहले। यहां तक का चीज बिल्कुल कॉमन है। अनकॉमन जो रहेगा वो क्या, एजेंडा जो है वो थोड़ा बहुत क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अब सेक्शन 8 कंपनी है तो कुछ अलग रहेगा, एलएलपी बना रहे हैं तो कुछ और रहेगा। तो यहां पे एजेंडा जो है वो पास ए बोर्ड रिजोल्यूशन किस चीज के लिए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू व्हाट। रुकेंगे जरा, आप सही सोचा था आपने कि यहां पे रोकेंगे ही रोकेंगे, तो यहां पे हमने वर्ड यूज किया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल। आपको बताना है कि इससे पहले हम लोगों ने इस वर्ड का इस्तेमाल, इन प्रिंसिपल अप्रूवल का इस्तेमाल कहां किया है और क्या उस चीज का मतलब था, क्यों अप्रूवल नहीं बोल करके इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्यों बोलते हैं। आपके पास समय 30 सेकेंड, जिनको जिनको याद आ जाए बस हाथ उठाते चले जाइएगा। इधर से 1 है, 2, खुशी सीनियर का हाथ उठा है, वाह, चलिए, सर पे हाथ गलती से गया था,
इधर 4 है, 5 है, इधर का मोर्चा 1 संभाले हुए हैं, इधर का मोर्चा 4-5 है। ये टीम कमजोर होते जा रही है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल, इन प्रिंसिपल अप्रूवल, इन प्रिंसिपल अप्रूवल, शिकार शिकार। जिनके पेट में दर्द है उनसे नहीं पूछूंगा, वरना वो बोलेंगे कि अब जब ज्यादा हो रहा है सर, मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया था, मैं जा रही हूं। तो नहीं भाई, क्वेश्चन से पेट में दर्द बहुत तेज होता है। क्वेश्चन से, हाँ क्या? अच्छा नहीं, एक दूसरे खिलाड़ी है पेट दर्द वाले, आज उन्होंने मुझसे पहले अप्रूवल लिया हुआ है कि सर मैं बर्दाश्त कर रही हूं, जब तक होगा ठीक है, और अगर मैं नहीं हुआ तो मैं चली जाऊंगी। मैंने भी बोला हाँ चले जाइए, आप निश्चिंत होकर बैठिए, आज आपसे हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। चलिए हर्ष, बहुत अच्छा। देखिए टॉपिक याद नहीं है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब क्या था वो याद नहीं है। देखिए आप पे इतना एहसान कर रहे हैं कि बता दे रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में पढ़ा था। बहुत अच्छा, हम इसके लिए कृतज्ञ हुए। हाँ जी, विराट कोहली किसमें? हाँ वहां पे हम इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेते हैं। चलिए एक चीज आया, जब हम स्टॉक एक्सचेंज पढ़ रहे होते हैं उसमें लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज में जो है वो इन प्रिंसिपल, ये एक जगह था। अगले जगह पे और किनको पता है? अगला जगह कौन सा था? रुकिए रुकिए, हाँ क्या? तो वहां पे एक बार इन प्रिंसिपल अप्रूवल की हमने बात की थी कि जो डिपोजिटरी का हम लोग कंकरेंट ऑडिट करते हैं, तो तीसरा जगह कौन सा था? आप बोलिएगा सर ये तो आपका जो है वो इच्छा बढ़ता ही जा रहा है, 1 से 2 हुए, 2 से फिर आप हमने क्या समझ रखा है, हम इतने होनहार हो गए कब से? तीसरा, हाँ वेरी गुड, डिलिस्टिंग ऑफ शेयर विथ एग्जिट अपॉर्चुनिटी। और याद कीजिए जहां भी इन प्रिंसिपल, खास करके इन दोनों जगहों पे, जब हमने लिस्टिंग पढ़ा था तो वहां पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल इसीलिए कि सारे काम, लिस्टिंग परमिशन नहीं था, इन प्रिंसिपल अप्रूवल शुरुआती परमिशन दो, जब सारे कार्यक्रम सही से कर लेंगे तो परमिशन दे देना लिस्टिंग का। ठीक वैसे ही डिलिस्टिंग के समय में विथ एग्जिट अपॉर्चुनिटी, अभी बस इजाजत दो ताकि हम क्या कर सकें, डिलिस्टिंग का कार्यक्रम शुरू कर सके। जिस दिन सबके पैसे वगैरह सही से दे देंगे तो फाइनली कौन सा दे देना, डिलिस्टिंग का जो है वो हमें परमिशन दे देना। क्लियर है ये बात? ऐसे यहां पे देखिए क्या कह रहे हैं, टू गेट इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब है कि शुरुआत करने के लिए, शुरू करना है पूजा, भाई गणेश जी का आशीर्वाद तो लिया जाए, और उसके बाद बाकी तो सारे देवी देवता को तो बुलाते ही रहेंगे। देखा है कभी सत्यनारायण भगवान का पूजा किया है? इसका तो होमवर्क में नहीं बोला है करने के लिए। तो पहले गणेश जी का आदेश लेते हैं और उसके बाद सारे देवी देवता को फिर बुलाते हैं, फिर यथेष्टता बुलाते भी हैं और वापस क्या कह देते हैं, भेज भी देते हैं। तो ठीक ऐसे ही अभी सिर्फ हमने क्या लिया है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए आपकी क्या बुलाई है, मीटिंग हमने बुलाई है। फिक्स करेंगे इस मीटिंग में क्या क्या, डेट टाइम प्लेस वेन्यू, किस चीज के लिए, किसके मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग भी तो करनी रहेगी, एसआर भी तो पास करना रहेगा, तो वो भी तय करना रहेगा। और साथ ही साथ कि चूंकि हम प्राइवेट से किसमें बदल रहे हैं, पब्लिक में, तो हमारे एमओए और एओ में भी चेंज होगा, तो ये भी हमें क्या करना रहेगा, रिक्वायर्ड ऑल्ट्रेशन करना रहेगा और ड्राफ्ट करना पड़ेगा, नया एमओए और एओए करना रहेगा। टू ऑथराइज कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर को किस चीज के लिए, कि आप शेयर होल्डर्स के बीच में ये नोटिस भेज देना। किस चीज का नोटिस, जनरल मीटिंग का नोटिस, एजेंडा और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। जब भी हम बात करते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की, आने दीजिए आगे तब बात करेंगे। पास बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर कितने से कम है। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पे इफ क्यों लगा दिया?
हाँ, प्राइवेट कंपनी में कहा गया मिनिमम 2 डायरेक्टर होंगे, मैक्सिमम थोड़ा ना बोला गया 2 होंगे। हो सकता है उनके पास पहले से 3 या 4 डायरेक्टर होंगे, पॉसिबल। तो इस बात के लिए रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत, बोर्ड मीटिंग में ये चीज पे डिस्कशन की जरूरत है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 का मतलब सिर्फ कितने डायरेक्टर से वो काम कर रहे थे, 2 से ही कर रहे थे। टू ऑथराइज कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो किनको, डायरेक्टर को क्या करने के लिए, साइन, सर्टिफाई, और वो सारे के सारे फॉर्म वगैरह फाइल करने के लिए जो हमें किनके पास देना है, आरओसी। और इस प्रोसेस के दौरान जितने भी जगह सिग्नेचर या कोई डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, उन सबके लिए आपने इनको क्या कर दिया, ऑथराइज कर दिया। टू अप्रूव्ड ड्राफ्ट न्यू सेट ऑफ व्हाट, करना पड़ेगा ना न्यू, एमओए और एओए को। हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप था क्या, पहला स्टेप था टू कॉल द बोर्ड मीटिंग, और उस बोर्ड मीटिंग को कॉल करने के लिए क्या भेजेंगे, नोटिस में क्या लगाएंगे। और जितना हम लोगों ने अभी जो है वो शास्त्रार्थ किया, जितनी भी चर्चा की, वो सब जो है वो था कि एजेंडा में कौन कौन सा चीज हमें बताना है। क्लियर है, पहला स्टेप हो गया। अगला स्टेप, इश्यू ऑफ नोटिस ऑफ व्हाट, हो गया बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के बाद क्या करना है, बोला शेयर होल्डर्स का भी तो रिजोल्यूशन पास करना होगा, या बोर्ड मीटिंग से काम हो जाएगा, नहीं चाहिए, हमें एसआर पास करना होगा। बुलाइए, उनके लिए भी नोटिस भेजिएगा। नोटिस भेजिएगा तो उनको भी एजेंडा बताइएगा कि मुंह उठा करके समोसा खाने मत चले आना, बल्कि किसी चीज पे क्या करना है, आपको रिजोल्यूशन भी पास करना है। तो बताइए वो मुद्दा क्या रहेगा। और साथ ही साथ जो है वो इनके केस में जो है वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो जो भी चीज रहे, जो भी चीज इसमें लगाएंगे, वो कितने दिन पहले उन तक पहुंच जाना चाहिए। इन नॉर्मल केस में जो है वो कितने दिन है, 21। आपके कहीं कुछ और भी है, करेंगे बात, पहुंचेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना वहां पे स्लाइड में पहले दिखा दूं तो आप तो चोर हैं, तुरंत कॉपी कर लेंगे। बाराइक में बोला है, बताइए तो कौन सा ऐसा जगह है जहां पे ये 21 डेज से कम भी हो सकता है। कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहां पे देर इज नो रिक्वायरमेंट टू सेंड द नोटिस एटलीस्ट 21 क्लियर डेज। हाँ, पढ़ाया था कितने दिन के, 14। वहां पे हम लोगों ने कुछ पिक्यूलियर बात सब पढ़ा भी था। बोर्ड का जो मीटिंग हाफ ईयरली वाला चीज 21 की जगह कितने दिन, 14 दिन, ये हमने किया था। तो यहां पे कितने दिन का नोटिस, अगर हम जल्दी बुलाना चाहते हैं तो कंपनी लॉ में प्रोविजन है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहा गया कि कम से कम 95% जो है, जो शेयर होल्डर है जिनके पास वोटिंग राइट है, उनका कंसेंट होना चाहिए। और अगर मैं सही में बोलूं तो ये एक तरह से कहिए कि किसी को ना नहीं कहना है तो ना नहीं कह करके कुछ और कह देते हैं। कहना ना ही है लेकिन डायरेक्टली ना नहीं कह करके क्या कर देते हैं, कोई बहाना बना देते हैं। तो वैसा ही चीज है, ना ही बोला है लेकिन क्या लिख दिया है, शॉर्टर नोटिस कैन बी इशूड if the consent of majority of shareholder holding 95% of paid up capital has been, और आपको बता दूं ये कंसेंट रिटेन होता है। मुझे बताइए 95% लोगों का रिटेन कंसेंट लेने में जितना टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि वो टाइम जो है वो कहीं इससे भी ज्यादा ना हो जाए। और शॉर्टर नोटिस का मतलब जो है वो 2, 4, 5 दिन पहले करना चाहते हैं ताकि जल्दी हो जाए, और वो कंसेंट लेते लेते टाइम लगेगा या नहीं। लेकिन कुछ जगहों पे ये कंसेंट फटाफट मिल जाता है। 2 ही लोग हैं, 2 ही मेंबर है, पॉसिबल। प्राइवेट कंपनी में 2 हो सकते हैं या नहीं, पब्लिक कंपनी में इसमें तो, या अगर लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी में तो ये प्रोविजन मजाक था। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी मजाक भी जरूरी है। तो आपके जो ड्राफ्ट होल्डर होते हैं, जो लॉ बना रहते हैं, वो बीच में मजाक भी करते हैं। तो ये डालना पब्लिक कंपनी के केस में छोड़िए, अगर लिस्टेड कंपनी के लिए भी यही प्रोविजन दिया हुआ है तो ये मजाक है या नहीं। 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ वोटिंग राइट होगा, उनमें से 95% का रिटर्न क्या चाहिए। इससे अच्छा ऐसा 21 दिन दे दो, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है या नहीं, प्रैक्टिकेबल है या नहीं।
क्यों नहीं हो सकता है? दोनों आदमी बैठे हुए हैं, दोनों ने कंसेंट दे दिया, मंजूर है मंजूर है, वो तो क्या कबूल है, कर लिया, और क्या हो गया, कह दिया 3 दिन में क्या रहेगा, नोटिस रहेगा। चलिए, होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग, जैसे ही मैंने बोला कबूल है, ईशांत जो है वो देख रहे हैं मुस्कान की तरफ। कोई भी कबूल है कह सकता है, जरूरी नहीं है कि जो है वो कबूल है में क्या होगा कि कोई जो है वो जो उसी दिन, हाँ यही मैं बुलवाना चाह रहा था, कहां देख रहे थे? चलिए, ये मत बोलिएगा सर आपकी तरफ देख रहे थे, भाग जाएंगे फिर। तो यहां पे कह रहे हैं कि अगर बोल दिया दोनों लोगों ने क्या है, कबूल है, ये पॉसिबल है किस केस में, जब कंपनी क्या है, प्राइवेट, तभी ये प्रैक्टिकेबल है। देखिए, पॉसिबल बनाने के लिए तो कुछ भी बना सकते हैं, बट वो प्रैक्टिकेबल नहीं होगा किस कंपनी के केस में, अगर लिस्टेड एंटिटी है तो वो प्रैक्टिकेबल नहीं होगा। दूसरा स्टेप हो गया। अगला स्टेप, जनरल मीटिंग बुलाइए और बुला करके क्या पास कीजिए, स्पेशल रिजोल्यूशन जो पास कीजिएगा पहले किस चीज के लिए, प्राइवेट को किस में बदलना है, इसके लिए। दूसरा, एमओए और एओए में क्या करना है, ये सारे चीज के लिए आपने पास कर लिया रिजोल्यूशन। कौन सा रिजोल्यूशन, एसआर। चलिए, तीसरा स्टेप भी क्रॉस। अब जो है वो फाइल कीजिए, कौन सा फॉर्म, एमजीटी 14। थोड़ा सीक्वेंस में ही चलिएगा। अगर एमजीटी 14 हम फाइल कर रहे हैं तो ये भी एक यूनिवर्सल चीज है कि जब भी आप एमजीटी 14 फाइल करते हैं तो उस केस में जो है वो एमजीटी 14 जो है आप कितने दिन के भीतर फाइल करते हैं, 30 डेज के भीतर जो है आप फाइल करते हैं। कौन सा चीज, एमजीटी 14। चलिए, आइए हम लोग बात कर रहे थे कि कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, एमजीटी 14। और एमजीटी 14 जो हम लोग फाइल करेंगे कितने दिनों के भीतर, 30 डेज। मेरे बर्थडे से या आपके बर्थडे से, जिस दिन हमारा एसआर पास हुआ है उसके 30 दिनों के भीतर, ठीक है। और उसके साथ ये डॉक्यूमेंट लगाएंगे, यानी कि एमजीटी 14 के साथ अटैचमेंट का जो है वो एक कॉलम रहता है, एमजीटी 14 फिल करेंगे और अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे और ये सारा अटैचमेंट लगाएंगे। कौन कौन सा, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, और साथ में देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉपी ऑफ व्हाट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब रुकिए जरा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या हर बार आपको जो है वो एजेंडा के साथ भेजना पड़ता है? कब भेजना पड़ता है, जब एसआर पास कराना रहता है या स्पेशल बिजनेस कंडक्ट करना रहता है? वेरी गुड, हमें ध्यान से सुनिए। 4 बिजनेस को ऑर्डिनरी बिजनेस बोला जाता है, उसके अलावा कोई भी बिजनेस अगर आप करेंगे तो वो स्पेशल बिजनेस कहलाता है। और अगर वो 4 के अलावा कभी भी किसी और बिजनेस के लिए आप मीटिंग बुलाएंगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एजीएम बुलाया है या ईजीएम। एजीएम बुलाया है, एनुअल जनरल मीटिंग, तो भी आपको जो है वो भेजना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, और ईजीएम बुलाया है तो भी। ईजीएम हम तब बुलाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जब उस काम को हम एजीएम तक के लिए नहीं रोक सकते थे। एजीएम अभी आने में समय लगेगा। लेकिन अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं जो 4 बिजनेस के अलावा है, तो हमेशा उस बिजनेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि उस बिजनेस का नाम होगा स्पेशल बिजनेस। और जो ये 4 बिजनेस आप शुरू करते हैं और जो एजीएम में देते हैं, वो आपका नॉर्मल बिजनेस रहता है, जिसमें आप अपने फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट ले डाउन करते हैं अमंग योर शेयर होल्डर, डिविडेंड डिक्लेरेशन को लेकर के जो है वो बात करते हैं, और डायरेक्टर जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पे क्या करते हैं, न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। कह रहे कि ये हमारा जनरल नेचर का, ये हर साल होता है। लेकिन इसके अलावा अगर एजीएम में भी कोई और मुद्दा लेकर के आए हैं तो उसके लिए भी क्या भेजेंगे, हम लोग ये पूछ देते हैं कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कब हम लोग देते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू कंडक्ट व्हाट, स्पेशल बिजनेस, और व्हेन वी आर कॉलिंग आवर शेयर होल्डर फॉर विच बिजनेस, स्पेशल बिजनेस के लिए, तो हम क्या करते हैं, तब जो है हम एक्सप्लेनेटरी क्या देते हैं, स्टेटमेंट लगाते। तो चूंकि आपका स्पेशल बिजनेस हुआ है,
आपने भेजा होगा तो इसको किसको जमा कीजिए, आरओसी के पास भी। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ, रियली में एसआर पास हुआ है या मजाक कर रहे हैं। अल्टर्ड व्हाट, एमओए, अल्टर्ड एओए, और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ, यहां देखिए मैंने क्या लिखा है, ये आपके मर्जी पे है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर एमजीटी 14 फाइल कर रहे हैं, सारी चीज मैंडेटरी है, इतना बड़ा चीज को ऑप्शनल रखा है, बोलना नहीं है, सोचना है, जब पूछूंगा तो बताइएगा। बाकी सारे चीजों को मैंडेटरी रखा है, और जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, इसके बिना तो गाड़ी ही आगे नहीं बढ़ सकती है, उसको क्या कर दिया हमने, ऑप्शनल रखा है। क्या ये ड्राफ्टिंग एरर है, क्या लॉ बनाने वाले से चूक हो गई है, या इसके पीछे कोई लॉजिक है? आपके पास समय 30 सेकेंड सोचने के लिए। अब यहां पे देखिए, ये वही बात हुई कि अगर किसी ने जो है वो अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो उससे ये कंफर्मेशन जरूरी है कि 10th किया है ना। इसका मतलब है कि अगर एसआर पास हुआ है, तो एसआर कब पास हुआ होगा? आज तक कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन, यानी कि जो शेयर होल्डर्स का रिजोल्यूशन पास होता है बिना बोर्ड रिजोल्यूशन के होगा, तो जब आप सर्टिफाइड कॉपी स्पेशल रिजोल्यूशन का दे रहे, तो इसका मतलब है आपने उससे पहले का कार्यक्रम क्या किया है, पूरा कर लिया। इसीलिए यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, इसीलिए यहां पे जो है ये ऑप्शनल लिखा हुआ है, ये जो है वो कंपलसरी में नहीं है। बढ़ते हैं आगे, स्टेप 4 हो गया, फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म। कौन सा ई फॉर्म है? आईएनसी 27, कितने दिनों के भीतर? ऑफ पासिंग एसआर। अब देखिए ये किस चीज के लिए, वो देखिए, टू बी फाइल्ड विथ कंसर्न्ड आरओसी अलॉन्ग विथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट? मिनट्स ऑफ मेंबर्स मीटिंग। मेंबर्स मीटिंग वही जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग को ही क्या मीटिंग बोलते हैं? मेंबर्स मीटिंग। मिनट्स लगाए, उसका मिनट्स क्या होता है? घंटा, मिनट, सेकंड वाला मिनट। अच्छा वो आपने बता दिया, मैं तो बार बार यही सोच रहा था, ये यही कह रहा है। मिनट्स का मतलब हुआ, उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द मीटिंग। आप जो मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में जो जो चीजें हुई हैं, उसका जो ढड़ लिखा, सारा एस्पेक्ट लिखा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मिनट्स बोलते हैं। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ एसआर, अल्टर्ड एओए, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, और फिर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन क्या है? ऑप्शनल है। तो 2 फॉर्म हमारे आरओसी से अप्रूव होने चाहिए। कौन कौन सा? आईएनसी 27, ठीक है। स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट बाय आरओसी। आपने आरओसी को दे दिया ना, कैसे दिया डॉक्यूमेंट आरओसी को? स्क्रूटनी कैसे करेगा? दिया तो आपने, कौन कौन सा फॉर्म भरा? तो आपने भरा फॉर्म, और ये कहते हैं स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट। हाँ, थोड़ा सा यहीं पे रहिए और सोचिए। आपने भरा है फॉर्म, और ये कह रहे हैं कि वो करेंगे स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट का। क्यों ये बात ये कह रहे हैं? हाँ, अटैच भी तो किए हैं साथ में, तो नजदीक वाला चीज भी आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं बहुत दूर ही होगा। इसके साथ देखिए तो दोनों फॉर्म के साथ अटैचमेंट नहीं है। यही हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो अटैचमेंट में सारा चीज सही, मिनट्स वगैरह, एजेंडा सब कुछ सही था या नहीं। अगर इन्हें लगता है कि सब कुछ क्या है, ठीक है, क्लोज द फॉर्मर रजिस्ट्रेशन, यानी जो आपके पुराने थे उसको क्या करेगा? क्लोज कर देगा। क्या क्लोज करेगा? कौन सा? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी बंद, और क्या शुरू करेगा? इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कर दिया। अब आगे बढ़िए, कन्वर्जन के बाद पोस्ट कन्वर्जन हो गया। किसने हरी झंडी दे दी? ठीक है, आरओसी ने हरी झंडी दे दी। अब देखिए कन्वर्जन के बाद क्या करेंगे। आपको जो है वो फ्रेश क्या लेना पड़ेगा? पैन कार्ड। पहले था आपके पास पैन कार्ड, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? नया लेना पड़ेगा, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी था। अब कंपनी का नाम भी क्या हुआ है? चेंज हो गया, क्योंकि वहां पे जो है वो आपका पीवीटी लिमिटेड की जगह क्या रहेगा? लिमिटेड रहेगा। बैंक अकाउंट डिटेल को भी क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। ये काम कब करेंगे?
जब परमिशन मिल गया उसके बाद का। अल्टरेशन, जितने भी अल्टरेशन एमओए और एओए में हुए हैं उन सबको नोट करते हुए हर वो जगह जहां आपका एमओए और एओए जाना चाहिए वहां पे कौन सा कॉपी अब जाएगा? न्यू अल्टर्ड एमओए और एओए जाएगा। फ्रेश क्या लीजिए? रबर स्टाम्प। जितने भी जगह जहां भी आपके नाम डिस्प्ले किए हुए थे ऑफिसेज के बाहर वगैरह, उन जगहों पे क्या कीजिए? न्यू नेम, लेकिन साथ में क्या रहेगा? फॉर्मर नेम भी रहेगा, पिछला नाम भी रहेगा। पता है क्यों रहेगा? ताकि पता चले कि इसी कंपनी का नाम क्या था, अब बदल करके ये हो गया है, तो आपको पिछले नाम। अच्छा रुकिए जरा, लिखा हुआ नहीं ना है? नहीं, क्या? अच्छा है, दूसरा क्वेश्चन आप ही नहीं लोग के मत्थे मरा, मैं तो एक ही पूछने वाला था। एक इनके तरफ से हो गया एक्स्ट्रा। मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपनी अपना नाम कितने बार जो है बदल सकती है? कंपनी अपना नाम कितने बार बदल सकती है? हाँ बताइए। अच्छा, और कितने बार बदल सकती है अपना नाम? अभी इसका तो ताजा ताजा आप लोग वहां पहुंचे हैं ना, ये नए बैच वाले हैं, इसीलिए इनको याद है। तो मैक्सिमम जो है वो आप जो है वो कोई लिमिट है कितने बार नाम बदल सकते हैं? नहीं। ये जवाब आप लोग नहीं, जितने बार मर्जी उतने बार आप अपना नाम क्या कर सकते हैं। और हर बार जो नेम चेंज होगा, मैंने भी आपको बताया था, नेम चेंज होगा उस केस में कितने दिन तक वो बचा करके रख सकते हैं, कितने दिन के भीतर जो है वो उसे इंप्लीमेंट में लाना पड़ेगा। अगर पहली बार इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, नेम अप्रूव हो गया, कितने दिन के भीतर काम करेंगे? पहले से एग्जिस्टेंस में थे, नेम चेंज कर रहे हैं, अब नेम का अप्रूवल है तो 60 डेज। यहां पे कह रहे जितने दिन तक आप, जितने बार आपको चेंज करना है कीजिए, लेकिन याद रखिए पिछले 2 साल के दौरान आपने जो है वो जितने भी नाम चेंज किए हैं वो सारे नाम आपको डिस्प्ले पे लिखना पड़ेगा। ये देख, हम 6 महीने पहले ये थे, फिर हम ये हुए, फिर हम ये हुए। कितने साल तक का? 2 साल बीत गया तो उससे पहले वाले नाम छोड़ दीजिए, उस 2 साल में जो हुए हैं वो रहेंगे। क्लियर है ये चीज? इन्फॉर्म अबाउट द कन्वर्जन टू वेरियस गवर्नमेंट, कहां कहां करेंगे? और बॉडी को जीएसटी डिपार्टमेंट, प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स, ईएसआई, जितने भी अथॉरिटी के साथ आप डील करते थे उन सबको सूचना देंगे, संदेशा देंगे कि हम प्राइवेट से क्या हो गए? पब्लिक कंपनी हो गए हैं। क्लियर है? सारे स्टेप क्लियर है? एक बार जरा बिना देखे हुए देखते हैं हमें स्टेप याद है कि नहीं, क्योंकि यही स्टेप मैंने बोला, इसी को हम प्लस माइनस करते रहेंगे सब में। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे। बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले नोटिस भेजेंगे? नोटिस के साथ क्या लगाएंगे? ठीक है, नोटिस के साथ हम एजेंडा लगाएंगे। ठीक, अब उसके बाद बात आई थी कि एजेंडा में किन किन बातों को लिखेंगे, तो वो हमने देख लिया था किन किन चीजों को लिखेंगे। ठीक है, उस एजेंडा के अकॉर्डिंग हमने क्या बुलाया? हमने बोर्ड मीटिंग बुलाई। उस बोर्ड मीटिंग में जो है वो हमने रिजोल्यूशन पास किया। कौन कौन सा? किस किस चीज के लिए? कन्वर्जन के लिए, एमओए और एओए को क्या करने के लिए? चेंज करने के लिए। और वहां जब हम आए थे तो हमने डेट टाइम वगैरह फिक्स कर लिया था, सब एजेंडा में लिखा हुआ था, कौन जो है वो नोटिस भेजेंगे, वो पर्सन को भी ऑथराइज कर दिया। जब हमारा बोर्ड मीटिंग पास हो गया उसके बाद हमने क्या भेजा? किसके लिए? जनरल में। कितने दिन का? कम से कम 21 क्लियर डेज। अगर शॉर्टर नोटिस भेजना चाहे तो 95% का क्या होना चाहिए? कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हमने जो है वो जनरल मीटिंग बुलाई, रिजोल्यूशन पास किया। एक रिजोल्यूशन पास हुआ, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। दूसरा रिजोल्यूशन, एमओए को अल्टर करना है। तीसरा, ठीक है, एओए अल्टर क्यों हो रहा है वो तो समझ में आया। रुकिएगा जरा, एमओए को क्यों अल्टर कर रहे हैं? नहीं, इनको कर रहे
एमओए को क्यों अल्टर कर रहे हैं? देखिए बच्चे, ऑब्जेक्ट क्लॉज का तो अभी नहीं पता, लेकिन एक चीज तो जरूर चेंज हो रहा है। कौन सा? नेम क्लॉज। आपके एमओए में जो क्लॉजेज होते हैं उसमें कोई चेंज आएगा तो एमओए को चेंज करना पड़ता है। सबसे पहले तो नेम क्लॉज होता है, सिचुएशन क्लॉज हो सकता है सेम रह गया हो, एड्रेस वगैरह सेम रह गया हो। एड्रेस सेम रहने का तो सेम स्टेट का ही मतलब रहता है। ऑब्जेक्ट भी क्या हो? सेम हो। लेकिन नेम तो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? एमओए को अल्टर करना पड़ता है। ठीक है, जब हमारा जो रिजोल्यूशन पास हो गया उसके बाद एमजीटी कौन कौन सा? दो फॉर्म, एमजीटी 14 और आईएनसी 27 कर दिया दोनों फाइल। ठीक है, इन दोनों को करेंगे तो उसके बाद वो क्या करेंगे? स्क्रूटनी करेंगे आरओसी। सब कुछ ठीक लगा तो क्या करेंगे? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देंगे। किसका? पब्लिक कंपनी का। और ये कंपनी हमारी बंद हो जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या देखा था? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, यानी कि ये काम होने के बाद अब हम पोस्ट, यानी कि मिल गया रजिस्ट्रेशन, तब क्या करेंगे? जिस जिस ऑथोरिटी के पास इंफॉर्मेशन देना पहले उसको दे देंगे। एमओए वगैरह जहां चेंज करना है वो कर देंगे। होल्डिंग वगैरह जो हमारा नाम वगैरह है वो सब जगह क्या करेंगे? चेंज करते जाएंगे। रबर स्टाम्प वगैरह चेंज करेंगे। ये सारा कुछ चेंज होगा। अब देखिए, इतने बातों को हमने पढ़ा है और इसमें आपकी काबिलियत ये होनी चाहिए कि अगर ये 5 मार्क्स का पूछ दिया जाए तो हमें किसी की याद आने की जगह सिर्फ ये चीज याद आना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं? अगर हमने 8 स्लाइड पढ़े हैं तो उसमें से एक एक लाइन भी नहीं लिख पाएंगे, और अगर उतना भी लिख दिया तो हमारे 5 मार्क्स का काम हो गया। लेकिन अगर स्टेप में लिखा तो आप मामू बनाने के अंदाज में जानबूझ करके गंध मचा के लिख रहे हैं। एक तो अगर मान लीजिए हैंडराइटिंग अच्छी है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो अगर हैंडराइटिंग खराब है तो एक तो ऐसे ही गंध मचाया हुआ है कॉपी में, और दूसरा आपका राइटिंग का स्किल इतना बुरा है। उस बुरा में क्या कर रहे हैं आप? भाई स्टेप लिखेंगे अगर तो साफ दिखेगा ये पहला काम और वो ये कहता है, दूसरा काम और ये कहता है। आप उसमें स्टेप वगैरह कुछ नहीं, बस लिखे जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि सामने वाले पे एहसान कर रहे हैं। करेगा ना वो एहसान, और वो जो एहसान करेगा उसका जो है आप एहसान कभी चुका नहीं पाएंगे। वो आप चुका पाएंगे अगली बार एग्जाम में एपियर होकर के ही, तो सामने वाला जो एहसान करेगा। तो इसीलिए हमेशा स्टेप वाइज लिखा कीजिए, और उसको जो है वो पैराग्राफ में लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, पहला स्टेप अगर हमने लिखा उसमें हमें एजेंडा में ज्यादा बात नहीं है पता, मत लिखिए ज्यादा बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहला स्टेप हमें पता है। सेंड द नोटिस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट लीस्ट 7 days प्रायर ऑफ होल्डिंग द मीटिंग along with agenda, और उसके बाद इन एजेंडा वी विल मेंशन फॉलोइंग एस्पेक्ट। यही आपका आंसर है, और वो फॉलोइंग एस्पेक्ट में पूरा 2 पेज लिखा है, और वहीं पे आपका खत्म हो गया। कन्वर्जन ऑफ व्हाट? कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी हो चुका है आपके हिसाब से। मुझे एक चीज बताइए, 2 पेज तो लिखा है, लेकिन बताइए मार्क्स आएंगे अच्छे? उसकी जगह आप 6 लाइन में 6 क्या लिख देते? स्टेप्स लिख देते, तो उससे ज्यादा मार्क्स आता। अब किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? अब यही हमारा बेस रहेगा जो हमने पढ़ा है, इसी के बेसिस पे प्लस माइनस करते रहेंगे। अब की बार पब्लिक को किसमें बदल रहे हैं? किसने काटा? जरूरी थोड़ा ना किसी ने काटा हो तभी हम ऐसा करेंगे। इस बार हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें ज्यादा पैसे वगैरह की जरूरत पड़ नहीं रही है, और अननेसेसरी का हमारे ऊपर कंप्लायंस क्या होता जा रहा है? पब्लिक कंपनी को बहुत कंप्लायंसेस हैं। हम थोड़े से जो हैं वो सीक्रेट मैनर में, या हम जो हैं वो थोड़े से जो है वो कहिए कंट्रोल्ड वे में अपने बिजनेस को करना चाह रहे हैं, जहां ज्यादा लोगों का इंटरफेरेंस अब हमें पसंद नहीं है, और बहुत सारे लोग हमारे मेंबर से क्या हो गए हैं? निकल गए हैं। अगर ऐसा है तो आप ऐसे केस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको कहा था, इंटर रिलीजन मैरिज, जो मेन एस्पेक्ट है वो सोचेंगे। तो कहा इसमें बाकी चीज तो जो कॉमन वाला है एज इट इज रहेगा, लेकिन एक जो है वो सबसे स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा या नहीं? तो नॉर्मल बात है, एमओए भी चेंज होगा। और क्या चेंज होगा? वहां पे एओए में से रिस्ट्रिक्शन हटाना था, और यहां पे एओए में क्या लगाना पड़ेगा? रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ मेंबर को 7 करने की से 2 करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि 200 से ज्यादा
नहीं हो सकते। डायरेक्टर 3 से 2 करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको जो है वो ये रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि हम किसी से फंड जो है वो नहीं लेंगे, ना पब्लिक से क्या लेंगे, डिपॉजिट लेंगे। वहां रेस्ट्रिक्शन हटाना था, इसीलिए एओए को क्या किया, यहां पे एओए में क्या लगाना है, कैसा कैसा रेस्ट्रिक्शन कि हम किसी से भी फंड और हमारे शेयर्स फ्री ट्रांसफरेबल नहीं होगा, हमारे मेंबर 200 से ज्यादा। बेसिक ये बात तो साफ पता चल रहा है। कहा इस चीजों को करने के अलावा प्राइवेट से पब्लिक में कर रहे थे तो रीजनल डायरेक्टर से परमिशन की जरूरत, लेकिन पब्लिक थे, बहुत लोगों का कंसर्न जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो इस बार सारे जो हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए वो चलेंगे ही चलेंगे। एक जो है वो एक्स्ट्रा में जो है वो डीजे वाले भैया को भी बुलाना पड़ेगा, और जो है वो कौन है, वो रीजनल डायरेक्टर है, और इनसे हमें क्या लेना रहेगा, अप्रूवल। देखेंगे प्रोसीजर में भी बताऊंगा, पहले तो बस बातचीत कर रहे हैं जो मेन एस्पेक्ट का है। यहां भी जो है वो आपका फॉर्म जाएगा या नहीं, INC 27, ये सब कॉमन चीज है जो आपका जाएगा ही। तो देखिए यहां क्या बेनिफिट हमारा है। पहला क्या सोच के कर रहे हैं, कंप्लायंस कम होगा, सबसे बड़ा तो यही चीज रहता है। मेंबर क्या होंगे, कम मेंबर, बेटर कंट्रोल, फैला हुआ कंट्रोल नहीं बल्कि क्या रहेगा हमारा, बेटर कंट्रोल रहेगा। लिमिटेड लोग रहेंगे, उतने ही लोगों से हमारी चीजों का डिसीजन होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर आपका जो है वो कंपनी जो है वो पब्लिक नहीं बल्कि क्या है, प्राइवेट है, इज देयर एनी कंपल्सन ऑफ अपॉइंटिंग एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी के केस में? कंफ्यूजन है क्या? प्राइवेट कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखने का कोई कंपल्सन है क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखना प्राइवेट कंपनी में कंपल्सन है? नो वाले हाथ उठाइए, यस वाले हाथ उठाइए। सबके सब भाग जाइए, बोलेंगे हाँ सर पक्का। ना हाँ में ही उठा रहे ना ना में ही उठा रहे, तो ये सब हाँ साइंस की तरफ से। लेकिन ये सब बहुत बेसिक चीज है, इसमें क्यों साइंस की तरफ से? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? मैंने पूछा कंपल्सन है या नहीं, तो प्राइवेट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखने को लेकर के कंपल्सन नहीं है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, और वो एडॉक बेसिस पे होता है, जहां पे आपको जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। जब आप उससे पहले गायब हैं तो इसको इग्नोर फिलहाल करते हैं कि वो सर्कमस्टांसेस कौन कौन से होंगे, या जो आपको बताया गया होगा वहां आप फिर रिकॉल करेंगे तो याद आएगा। चलिए, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो वैसे केस में क्या हो जाता है हमारे ऊपर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपल्सन ऑडिट कमिटी के अकॉर्डिंग, और कहीं लिस्टेड है तो LODR का भी प्रोविजन लग जाता है। वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है या नहीं? इसका तो पब्लिक कंपनी के ऊपर मैंडेटरी है, हर तरह के पब्लिक कंपनी के ऊपर। लिस्टेड कंपनी और उसके अलावा पब्लिक कंपनी के ऊपर है, बट देयर आर नॉर्म्स, उसमें नॉर्म्स दिया हुआ है, उस केस में है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है। चलिए प्रोसीजर में अब यहां से हम लोग तेज चलेंगे। तेज इसलिए चलेंगे क्योंकि जो प्रोसीजर कॉमन होगा उस प्रोसीजर को हम जो है वो फटाक से करेंगे और निकल जाएंगे। बताइए, मीटिंग बुलाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, भेजेंगे नोटिस, नोटिस में एजेंडा लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो हम नोटिस देंगे, ये नोटिस जो है वो कितने दिन पहले देंगे? कम से कम 7 दिन पहले जो है वो नोटिस देंगे, ठीक है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाएंगे और रिजोल्यूशन क्या करेंगे, पास करेंगे। यहां पे भी जो हमारा जो है वो एजेंडा रहेगा, उसमें यही रहेगा कि SR पास करना रहेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, डेट टाइम प्लेस वेन्यू कब करेंगे। साथ ही साथ बोर्ड रिजोल्यूशन में इस बात के लिए भी रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि मेंबर 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। MOA और AOA को क्या करेंगे, अल्टर करेंगे। हम जो है वो फ्रीली जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं रखेंगे, किस चीज को, अपने शेयर्स को।
और ऑथराइज करेंगे कंपनी सेक्रेटरी को। जितने भी इस दौरान प्रोसेस होंगे, साइन होंगे, आरओसी के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करना रहेगा, वो सारे चीज को क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। अब आपको नोटिस भेजना है किनको, कितने दिन पहले, अर्लियर नोटिस भेज सकते हैं। सेम कंसेप्ट रहेगा, कितने दिन का, 95% लोगों का क्या होना चाहिए, 95% नंबर से मतलब नहीं है, जिनके पास 95% क्या होगा, वोट होना चाहिए, वोटिंग से मतलब है, और वो पेड अप कैपिटल का मतलब वोट ही हो जाता है। ठीक है, जनरल मीटिंग किया, एसआर पास किया, किस चीज के लिए, पब्लिक कंपनी को किसमें बदलने के लिए, और साथ ही साथ एमओए और क्या करने के लिए, और इधर आपका नेम वाला की पब्लिक की जगह वहां पे लिमिटेड की जगह क्या लगाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड। कर लिया पास, कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, कितने दिन के भीतर, सेम सारा डॉक्यूमेंट जाएगा, रिजोल्यूशन, एओए, एमओए, ये सारा का सारा चीज आपका जाएगा। लेकिन यहां पे जो है वो अलग बात है। तो देखिए, जो अलग रहे उतने ही याद रखेंगे। अभी तक कोई बात ऐसा नहीं था जो क्या था, अनकॉमन था, वो सेम कॉमन था। यहां पे एक अनकॉमन चीज आया, पब्लिकेशन ऑफ व्हाट, एडवर्टीजमेंट। और ये जो है वो कम से कम कितने दिन पहले, 21 days before the date of filing the application with what, रीजनल डायरेक्टर से भी परमिशन लेना है, लेकिन रीजनल डायरेक्टर से जो एप्लीकेशन देंगे उससे कम से कम कितने दिन पहले, 21 days पहले हम एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में क्या देंगे, एडवर्टीजमेंट देंगे। किस बात के लिए, कि हम जो है वो प्राइवेट से क्या हो रहे हैं, हम जो है वो प्राइवेट से पब्लिक हम जो है वो पब्लिक से क्या हो रहे हैं, प्राइवेट हो रहे हैं। अगर किसी का कोई कंसर्न इन्वॉल्व है, कोई क्रेडिटर है या कोई भी और है, तो वो अपना गिला शिकवा क्या कर सकता है, दे सकता है। और एडवर्टीजमेंट जो होगा वो INC 25A में होगा, कुछ नहीं होता, फॉर्मेट दिया हुआ रहता है, और इसीलिए उसका नाम दे दिया, एक फॉर्म का नाम दे दिया। द कंपनी शैल ऑल्सो सर्व द इंडिविजुअल नोटिस। आप ये जो बता रहे हैं पब्लिक को, ये तो आपने बता दिया, आपने जो है वो नोटिस दे दिया। कहां दे दिया, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक लोकल, जिसको रीजनल और वर्नाकुलर बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको जो है वो पोस्ट करना पड़ेगा, और इंडिविजुअली इनको किनको, सारे क्रेडिटर, सारे डिवेंचर होल्डर, रीजनल डायरेक्टर, आरओसी और अदर अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी है, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी वाले हो गए, उन सबको, अगर आप लिस्टेड होंगे तो सेबी वगैरह की बात होगी। तो अगर ऐसा है तो आप सबको क्या करेंगे, बताएंगे, अलग से सूचना देंगे। फाइल एन एप्लीकेशन विथ आरडी अब देंगे, लेकिन याद रखिए जब हमने एडवर्टीजमेंट किया है उसके कम से कम कितने दिन बाद, देखिए अभी हमने कहा था कि आरडी को एप्लीकेशन देंगे, उससे कम 21 दिन पहले हमारा एडवर्टीजमेंट जाना चाहिए। और यहां पे अब अगला स्टेप कह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट देने के कम से कम 21 दिन के बाद ही आप किसके पास जाएंगे, आरडी के पास जाइए, और आरडी के पास, रीजनल डायरेक्टर के पास जो है वो आपको क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। द कंपनी मस्ट ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन एंड फाइल द सेम विथ रीजनल डायरेक्टर विद इन हाउ मेनी डेज। यहां पे दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, विद इन 16 days ऑफ पासिंग व्हाट, एक तो हुआ कि एसआर के कितने दिनों के भीतर, और इसको जो है तीनों चीज को मिला करके बनाइए तो क्या स्टेटमेंट आएगा, किस किस चीज को, एसआर पास हो गया, एसआर पास होने पे क्या फाइल करते हैं, MGT 14। अगर जो है वो हम एप्लीकेशन देते, किस फॉर्म में देते हैं, RD 1 में देते हैं। और इधर हमें जो है, जो हमने जो है वो रिजोल्यूशन पास किया था, उसके बाद जो हम एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, वो एडवर्टीजमेंट किस में दे रहे हैं, INC 25A। अब इन तीनों को मिला करके जरा मुझे रिलेशन जरा समझा दीजिए तो, कि ये तीनों जो है वो ओवरऑल किस बात को कह रहा है, क्योंकि ये तीनों मिलकर के एक स्टेटमेंट पास कर रहा है, जहां पे मिनिमम और मैक्सिमम को लेकर के थोड़ा सा जो है वो मुकाबला होने वाला है। तो जरा बताइए वो क्या है। 30 सेकेंड जल्दी से इसको सोचिए, तीनों एस्पेक्ट को 30 सेकेंड और कन्वे कीजिए।
क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो एकदम लगातार पूछते रहेंगे। क्वेश्चन मेरा है कि हमने यहां पे कहा कि रीजनल डायरेक्टर के पास हम एप्लीकेशन देते हैं और उसके लिए टाइम दिया हुआ है, हम जो है वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, इसके लिए टाइम दिया हुआ है, और इधर जो है जो हमने फाइल किया था कौन सा फॉर्म, हमने जो है वो MGT 14 किया था, उसके लिए भी टाइम है, MGT 14 के लिए टाइम है, एडवर्टीजमेंट जो किया उसका टाइम दिया हुआ है, और RD के पास जो हम एप्लीकेशन देंगे उसके लिए टाइम दिया हुआ है। इन तीनों को मिक्स करते हैं तो एक कंक्लूजन कुछ निकल करके आता है टाइम लिमिट को लेकर के। ये मुझे जानना है, बताइए। थर्टी 39 कहां से आया? कैसे? ट्वेंटी 21 कौन सा दिन आ रहा है अभी? RD के पास जो आपको जाना है वो RD के लिए आपको कितना टाइम दिया हुआ है? किससे पहले? एडवर्टीजमेंट के कितने दिन पहले? 21 डेज पहले। हाँ जी, RD के पास बाद में जाना है ना, एडवर्टीजमेंट पहले करना है। इसमें मेन एस्पेक्ट जो आपका निकल के, आपने कहा कि आपने MGT 14 फाइल किया, कितना समय है? MGT 14 के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। अब इसके बाद आपके पास दो बातें हैं। एक बात है कि RD के पास एप्लीकेशन देना है, और RD के पास जो हम एप्लीकेशन देते हैं वो एप्लीकेशन मैक्सिमम 60 दिन है, और जो आप जो SR से ही, और जो आप एडवर्टीजमेंट करेंगे उस एडवर्टीजमेंट के लिए जो है वो कितने दिन दिया हुआ है? 21 डेज। कहां से? क्या इसके लिए SR से कोई दिन दिया हुआ है? RD का दिया हुआ है कितने दिन? इसका मतलब एडवर्टीजमेंट करने के लिए हमारे पास कितना मिल गया? 39 जो इन्होंने कहा। ये तब जब हम क्या क्या लेकर के चल रहे हैं? मैक्सिमम डेज लेके चल रहे हैं। इसका मतलब RD के पास जो हम जा सकते हैं वो RD के पास अगर हमें जल्दी जाना है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा 60 दिन तो मैक्सिमम है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें एडवर्टीजमेंट उतना पहले क्या करना पड़ेगा, और ऐसा इसीलिए किया गया कि जब आप एडवर्टीजमेंट करेंगे तो उसके बाद लोगों के पास कम से कम 21 दिन होना चाहिए ताकि वो अपना ऑब्जेक्शन क्या कर सके, ताकि जब RD अपना फैसला सुना रहा हो तो उसके सामने सारा कुछ रहे कि इस क्रेडिटर ने ऑब्जेक्शन किया है, इसने ऑब्जेक्शन किया, और उसी के बेसिस पे ही RD आपको क्या करेगा? अप्रूव करेगा। तो कभी कभी कोई दिन जो नहीं दिया रहता है वो एक दूसरे पे क्या हो जाता है? डिपेंडेंट। ठीक का? तो पहला चीज हुआ कि आपको MGT तो फाइल करना है, वो तो SR के लिए हो गया, और उसके 60 दिन के भीतर RD के पास जाना ही जाना है। अब बीच में आता है एडवर्टीजमेंट, उसको लेकर के ये नहीं बोला हुआ है कि SR पास करने के कितने दिन पहले, वो बोला हुआ है कि RD के पास जाएंगे उससे कितने दिन पहले? 21 दिन पहले। लेकिन हर केस में ये 39 डेज नहीं होगा क्योंकि ये वेरिएबल चीज है। लेकिन अगर आप एडवर्टीजमेंट करेंगे तो मैक्सिमम समय आपके पास कितना है? 39 दिन। बिल्कुल सही, क्योंकि इससे ज्यादा दिन जैसे ही करेंगे तो दो जगह कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। एक तो RD वाला टाइम क्रॉस कर जाएगा 60 दिन से ज्यादा, और दूसरा उसके बीच का टाइम जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा ऐसा बहुत सारा कंपैरिजन आप लोग पहले भी किए होंगे, याद रखना रहेगा सारा चीज। देखिए, आप जिन चीजों को पढ़ रहे हैं, खासतौर पे अभी हम लोग जिस जोन में है, ये कंपनी लॉ का जोन है, कंपनी लॉ वाली बात है। और कंपनी लॉ की रियल ब्यूटी क्या है? एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से पकड़िए, वो देखिए कि एक कौन सा डेट कहता है और दूसरा कौन सा डेट कहता है। जब आप बात कर रहे होते हैं कि एक साल में मीटिंग होना जरूरी है शेयर होल्डर का,
फिर बात कर रहे होते हैं कि 9 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, फिर बात कर रहे होते इतने दिन के भीतर ही जो है वो आपका बैलेंस शीट उनके सामने पहुंचना चाहिए, फिर बात कर रहे होते हैं कि पहला एजीएम जो होगा 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस 4-5 को मिलाकर के पूरा मथा जाता है कि क्या कंक्लूड हुआ, क्या सिचुएशन आए, क्योंकि ये सब अलग अलग बातें हैं, सब बातें आपको पता है। अब इन बातों को निचोड़ करके भी लाना है कि इसका क्या मतलब, क्योंकि केस लॉ देगा तभी जब आप इन चारों को एक जगह लाएंगे तो उससे निकल करके क्या आएगा, केस लॉ। तो उसको कोरिलेट हमें करना पड़े, जैसे मैंने एक छोटा सा कोरिलेशन किया, ठीक वैसे ही आपको क्या करना रहेगा, कोरिलेशन हर एस्पेक्ट में। चलिए, तो फिलहाल हमने एडवर्टीजमेंट कर दिया, हमने आरडी के पास एप्लीकेशन दे दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए। अब एक इसमें खास बात और देखिए, कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन डेटेड नॉट अर्लियर देन 30 days ऑथराइजिंग टू फाइल एप्लीकेशन फॉर सच कन्वर्जन। बड़े ध्यान से इसको पढ़िए, सोचिए और जरा बताइए ये क्या कहना चाहता है। सिर्फ प्रवचन मत सुनिए, बुद्धि लगाइए, क्या कह रहा है। कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन नॉट अर्लियर देन 30 days ऑथराइजिंग टू फाइल एप्लीकेशन फॉर सच कन्वर्जन। और ये कहां तक जुड़ेगा अब ये बताइए, सोच लिया है थोड़ा गंभीर, सही में सोच लिया पूरा। Copy of board resolution dated not earlier than how many days? 30 days authorizing to file application for such conversion। रियल में बता दिया तो मानूंगा कि आप चैंपियन हैं कंपनी लॉ में। आप बोले सर वो तो हम ऐसे ही हैं, आप बोले ना बोले क्या फर्क पड़ता है, बताइए। अगर वो डालना रहता तो हम सीधे लिखते कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन अटैच करते। ये देखिए क्या लिखा है, नॉट अर्लियर देन 30 days ऑथराइजिंग टू फाइल एप्लीकेशन फॉर सच कन्वर्जन। ये क्या कहता है? और कोई होनहार? उससे 30 दिन पहले ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अब जरा इसको सोच करके अपने पूरे प्रोसेस में आइए, तो प्रोसेस होगा, पूरा प्रोसेस कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि पहले बोर्ड रिजोल्यूशन होगा, उसके बाद क्या करेंगे। कुछ समझ पा रहे मैं क्या डिस्कशन कराना चाह रहा हूं? चलिए पहले तो ये बताऊं। हाँ, तो ये कैसे होगा? बोर्ड रिजोल्यूशन तो जिस दिन पास होगा उसी दिन ना, वही डेट डालेंगे ना। हाँ, तो कॉपी ही, तो उसका कॉपी जो होगा, कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन डेटेड नॉट अर्लियर देन व्हाट 30 days ऑथराइजिंग टू फाइल एप्लीकेशन फॉर सच कन्वर्जन। कैसे? सिंपल मतलब तो यही कहता है कि आप आरडी के पास गए हैं और आरडी के पास जाकर के आप क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, और एप्लीकेशन के साथ इन डॉक्यूमेंट्स को लगा रहे हैं। तो बाकी जो डॉक्यूमेंट था उस पर तो हम रुके नहीं, हम लोग यहां इसीलिए लिखे क्योंकि आपको बोर्ड रिजोल्यूशन लगाना है। ये वो बोर्ड रिजोल्यूशन है जिसको वहां पे हमने ऑप्शनल कह करके बोला था कि इसकी कोई जरूरत, कुछ ध्यान आ रहा है? हाँ या ना? तो ये जो हमने यहां पे कहा था, यहां पे देखिए आपको दिख जाएगा कि यहां पे ये हमारा क्या था, देखिए दोनों जगह ऑप्शनल था, लेकिन यहां पे जो है वो ऑप्शनल लिखने की जगह
ज्यादा ही जो है ये चौधरी बना और क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन डेटेड नॉट अर्लियर देन 30 days ऑथराइजिंग टू फाइल एप्लीकेशन फॉर सच कन्वर्जन। इसका मतलब सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के बाद आपको 21 दिन का कम से कम क्या देना पड़ा होगा, टाइम को जरा सा देखिए कितना क्या देना पड़ा होगा, आपको जो है वो नोटिस देना पड़ा होगा जनरल मीटिंग का। 21 डेज के बाद ही ना बुला सकते, तो उससे पहले तो नहीं बुला सकते, तो 21 दिन तो हो गए। और जिस दिन बोर्ड रेजोल्यूशन हुआ उसी दिन फटाक से नोटिस भेज दिया होगा तभी, क्योंकि उसमें तो 21 क्लियर डेज होता है, आने जाने का टाइम भी शामिल नहीं करते हैं। तो 21 दिन और वो टाइम भी अगर जोड़ दे तो 3-4 दिन तो उसमें चले जाएंगे, तो ऐसे ही 25 दिन हो गए हैं। अब इसके मतलब हमें आरडी के पास पहुंचना पड़ेगा अगले 4-5 दिन के भीतर, और इधर आपका दिया हुआ है कि 21 डेज का कम से कम क्या होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, तो ये तो कंप्लाई ही नहीं होगा कभी भी। क्या आरओसी के पास जो लिखा है वो लिखा है, हाँ उसके 30 दिन है। कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन डेटेड नॉट 30 दिन ऑथराइजिंग टू फाइल एप्लीकेशन फॉर सच कन्वर्जन। देखिए कन्वर्जन आप लोगों ने पहले पढ़ा है, कन्वर्जन तो हर जगह पढ़ते हैं, एक कंपनी को दूसरे में बदलना। तो यहां पे देखिए कि जब हम फाइल करते हैं क्या इसका सेंस है वो सुनिए, क्या सेंस है वो सुनिए। हमने जो है वो रिजोल्यूशन पास कर दिया, बोर्ड रिजोल्यूशन तो बहुत पहले पास हो गया, हमने जो है वो एसआर किया, एमजीटी जो है वो क्या डाल दिया, एमजीटी 14 हमने फाइल कर दी, ये सब हमने काम कर दिया। अब हमें आरडी के पास जाना है, उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हमें एडवर्टीजमेंट देना है। अब अगर एडवर्टीजमेंट वगैरह देने के बाद भी कोई एस्पेक्ट आपको दिखता, तभी तो 21 दिन बाद यहां जाते हैं, तो उसके बेसिस पे फिर बोर्ड मीटिंग होती है, और उस बोर्ड मीटिंग में वो कहते हैं कि ये मुद्दा है, शायद वो हमसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तब उस समय वो रिजोल्यूशन क्या करते हैं, फिर पास करते हैं कि अब हम किसके पास जाएंगे, अब हम जाएंगे आरडी के पास। अगर उनको लगता है कि अपोज में बहुत सारे चीज आए हैं तो दे कैन मेक बोर्ड रिजोल्यूशन एंड इवन दे कैन ड्रॉप द आइडिया ऑफ कन्वर्टिंग व्हाट कंपनी, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट। वो कहते हैं कि ऐसे ही तो बदनामी होनी है, क्योंकि इतने लोगों का कमेंट आया हुआ है कि क्या किया जाएगा, इतने जो है वो क्रेडिटर वगैरह ने हमारे बारे में बोला है कि हमें तो ये कन्वर्ट कौन परमिशन नहीं देगा, आरडी। तो इससे अच्छा वो परमिशन ना दे, क्यों ना हम ही पीछे हट जाएं। तो इसीलिए उनकी एक और मीटिंग अपने चीजों को क्या करने के लिए, फाइनल थॉट्स देने के लिए। तो अगर आप आरडी के पास जा रहे हैं और आपने समहाउ मैनेज कर लिया कि जो पहला रिजोल्यूशन था उसके कितने दिनों के भीतर, 30 दिन में आप पहुंच जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू, आपको दोबारा से जो है वो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि नाउ वी आर गोइंग टू फाइल एप्लीकेशन विथ होम, रीजनल डायरेक्टर। क्यों रीजनल डायरेक्टर के पास इस समय फाइल करने जा रहे हैं, हमने भी सब कुछ पढ़ लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपस में मंथन कर लिया, घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, सबसे परमिशन मिल गया है। और जिन लोगों ने हमें जो है वो किसी भी चीज के लिए अपोजिशन किया वो कहीं भी वैलिड नहीं है। डिक्लेरेशन बाय की मैनेजेरियल पर्सनल दैट द कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, कि 200 से ज्यादा का नहीं होगा। आरडी को क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशन दे रहे हैं, एश्योरिटी दे रहे हैं। डिक्लेरेशन बाय की मैनेजेरियल पर्सनल दैट देयर हैज नॉट बीन नॉन कंप्लायंसेस, यानी कि सेक्शन 73 का 177, 178, 185, 186, 188, इनमें से किसी भी सेक्शन का, यानी कि पब्लिक डिपॉजिट वगैरह का कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी जो है वो डिफॉल्ट, किसी भी तरह का कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। ये क्या करेंगे, ये डिक्लेरेशन देंगे। कौन देंगे,
की मैनेजेरियल पर्सनल, और की मैनेजेरियल पर्सनल सिर्फ इसी बात का डिक्लेरेशन नहीं देंगे, बल्कि वो और भी एक चीज कह रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि मेंबर की संख्या कभी भी 200 से ज्यादा नहीं होगी। Declaration by key managerial personnel that no resolution is pending to be filed, and also stating that the company was never listed in any, इसीलिए क्योंकि अगर स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्टेड रहेंगे तो वैसे केस में कन्वर्जन ऐसे नहीं होगा। फर्स्ट यू हैव टू बी डिलिस्टेड फ्रॉम व्हाट, और वहां पे डिलिस्टेड का वही नॉर्म्स फिर आ जाएगा जहां पे आप जो है विथ एग्जिट और विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी, और उस केस में आप पहले वहां के सारे नॉर्म्स करेंगे, तब आरडी आपको क्या करेगा, अप्रूवल देगा। ठीक है, तो इसलिए आप डिक्लेरेशन देंगे कि हम भैया लिस्टेड कंपनी है ही नहीं, हम पब्लिक कंपनी जरूर है लेकिन हम पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं है। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड डिवेंचर होल्डर विथ नेचर ऑफ क्लेम दीजिए, कितने आपके जो है वो डिवेंचर होल्डर हैं, कितने लोगों का आपने कर्ज लिया, कंप्लीट डिटेल दीजिए, और साथ ही साथ अमाउंट ड्यू डेट नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन आरडी के पास आप क्या दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा कितना पुराना रिकॉर्ड दे सकते हैं, 30 दिन। आरडी के पास जा रहे हैं कौन सा चीज देने के लिए, आपके डायरेक्टर, आपके डिवेंचर होल्डर कौन है, कितना कर्ज लिया हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा कितना पुराना होगा, 30 दिन, उससे ज्यादा पुराना नहीं हो सकता। एफिडेविट साइन करेंगे कंपनी सेक्रेटरी और कौन, नहीं तो डायरेक्टर, कम से कम कितने, 2, कि हमने सारा इंक्वायरी कर लिया, हर चीज देख लिया, सारा क्लेम वगैरह सब पेएबल है, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है, जो जो लायबिलिटी इनके ऊपर थी वो लायबिलिटी एज इट इज क्या रहेगी, या तो हमने लायबिलिटी मेड गुड कर दिया, और नहीं जो मेड गुड नहीं किया वो लायबिलिटी हमारे प्राइवेट कंपनी बनने के बाद भी खत्म नहीं होगी, वो लायबिलिटी एज इट इज बनी हुई रहेगी। इन चीजों के साथ आपने एप्लीकेशन किसको दिया, आरडी को दिया। आरडी अगर आपकी इन सारे बातों से क्या है, सहमत है, तो अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन बाय रीजनल डायरेक्टर और सीकिंग ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन, या तो बोल दे मंजूर है, और या वो क्या मांगेंगे आपसे, और इंफॉर्मेशन दो, इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं आया है। पास एन ऑर्डर अप्रूविंग एप्लीकेशन विद इन हाउ मेनी डेज, हां बोले या ना बोले, और इंफॉर्मेशन चाहिए तो कब बोले, 2 साल बाद बोले, 30 डेज के भीतर हां कहना है, हां कहे, और अगर उनको लगता है कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या मांगे, कोई इंफॉर्मेशन मांगे। बट वेयर एन ऑब्जेक्शन हैज बीन रेज्ड बाय आरडी, द सेम शैल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड शैल होल्ड हियरिंग विद इन अ पीरियड ऑफ व्हाट। अगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया तो ऐसे केस में आपको 30 दिन के भीतर क्या करेंगे, आपको मौका देंगे, आइए हमारे दरबार में, और जो हमारा ऑब्जेक्शन है उसको क्या कीजिए, लटका करके मत रखिए, आइए और बताइए कि ये जो हमने ऑब्जेक्शन दिया इसके बारे में आपको क्या कहना है। हियरिंग के लिए आपको बुला सकते हैं, हियरिंग का मतलब आप उनके सामने जाइए और चीजों को बताइए। रीजनल डायरेक्टर शैल पास एन ऑर्डर या रिजेक्शन कितने दिनों के भीतर, अब तो हियरिंग भी हो गई, पहले आपको दिया, आपने हां बोल दिया, काम खत्म। आपने अगर हां नहीं बोला तो, अगर हां नहीं बोला तो आपका जवाब, आपका क्या कहना, ना है। अगर आपका कहना जो है वो क्या है, ना है, तो वो ना के लिए आपको हमें किसमें बुलाना पड़ेगा, हियरिंग के लिए। अब हियरिंग में जब हम आएंगे तो हियरिंग में आने के जो है वो 30 दिनों के भीतर आप क्या करेंगे, अपना फाइनल फैसला सुना दीजिए, हां या ना का। क्लियर है। Where the regional director on examining application find to call or further information, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, within 30 days from the date of receipt of application call for such information, कोई इंफॉर्मेशन मंगवाना रहेगा। जब हमने उनको एप्लीकेशन दिया था परमिशन का, उसके कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर ही हमसे ले सकते हैं। टू रेक्टिफाई डिफेक्ट और इनकम्प्लीटनेस एंड रीसबमिट द एप्लीकेशन विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। अगर मान लीजिए कि कहीं भी किसी भी तरह का किसी जगह में गड़बड़ी रहेगा तो इस चीज के लिए आपको सुधारने के लिए वो 15 दिन देंगे। अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो हियरिंग करेंगे 30 दिन के भीतर। हियरिंग के 30 दिन के भीतर हां या ना सुनाएंगे। तो पहला चीज, आपने जो एप्लीकेशन दिया उससे उन्हें पूरी तरह से इत्तेफाक है, उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है। किनको, आरडी को।
तो वो अप्रूव कर देंगे, काम खत्म। आपने एप्लीकेशन दिया, उसमें उन्हें गिला शिकवा है, उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो 30 दिन के भीतर वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे। आपसे इंफॉर्मेशन मांगे तो आपके पास और 15 दिन का समय है, क्या करने के लिए? इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन मांगने के बाद भी जो है वो उनका ऑब्जेक्शन जारी है, तो अब वो क्या करेंगे? हियरिंग। हियरिंग के लिए आपको जो कितने दिन के भीतर हियरिंग करेंगे? 30 दिन के भीतर। और हियरिंग होने के बाद फाइनल फैसला तो सुनाएंगे, हां या ना का, कितने दिन के भीतर? फिर से जो है वो 30 दिन के भीतर। क्लियर है ये चीज? इन केस वेयर सच फर्दर इंफॉर्मेशन कॉल्ड फॉर हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड, पॉसिबल, आपसे मांगा गया था इंफॉर्मेशन और आपने क्या किया? डिफेक्ट और इनकम्प्लीटनेस हैज नॉट बीन रेक्टिफाइड, रीजनल डायरेक्टर विद इन 15 days द रीजनल डायरेक्टर शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन विथ रीजन। 15 दिन का समय दिया था ना आपको, या तो आपने आंसर नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया जो इंफॉर्मेशन मांगा, या जो दिया वो सही नहीं था, तो ऐसे केस में जो है वो रीजनल डायरेक्टर जो है मैक्सिमम कितने दिनों में, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, क्या करेगा? वो जो है वो आपकी चीजों को रिजेक्ट कर देगा। याद रखिए, किसी भी शर्त पे रीसबमिशन 2 बार से ज्यादा नहीं देंगे और 30 दिन से ज्यादा का हम आपको समय नहीं देंगे। आपसे हमने चीजों को मांगा, 15 दिन का समय दिया, आपने चीजों को दिया, अप टू मार्क नहीं था, दोबारा आपसे मांगा, फिर 15 दिन का समय दिया, अब इसके बाद हम और समय नहीं देंगे। मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो देखिए सीक्वेंस कैसे गया, सारा कुछ सही था, हमने आरडी को क्या दिया? एप्लीकेशन दिया, आरडी को एप्लीकेशन दिया, आरडी ने बोला तथास्तु, आगे कुछ करना है? आरडी से रिलेटेड कुछ नहीं करना रहेगा, हमें अप्रूवल मिल गया, इसके बाद यहां देखेंगे। हमने दिया, उन्होंने कहा हमें दिक्कत है, ये डॉक्यूमेंट जमा करो, 30 दिन के भीतर ये बात वो बोलेंगे जब से आपने एप्लीकेशन दिया। आप कितने दिन में इसको करके देंगे? मैक्सिमम 15 डेज में। कितने दिन के भीतर? 15 डेज के भीतर आप उनको रिप्लाई देंगे। आपने जो रिप्लाई दिया, जो डॉक्यूमेंट दिया, फिर उन्हें ठीक नहीं लगा, एक और मौका देंगे। कितने दिन का? मैक्सिमम 15 डेज का। फिर आपने रिप्लाई किया, उस रिप्लाई के बाद जो है वो उन्हें फिर भी ठीक नहीं लगा, तो वो आपको किस चीज के लिए बुलाएंगे? कितने दिन के भीतर? हियरिंग के लिए बुलाएं। हियरिंग के लिए बुलाने के बाद फैसला करेंगे किस चीज का, एक्सेप्ट करें या जो भी करेंगे। हियरिंग के कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। क्लियर है ये चीज? ये पूरा कहानी है। यानी कि सबमिशन और रिसबमिशन 2 बार आपका हो सकता है। कहां से 2 बार? जब आपका रिजोल्यूशन वगैरह पास हो गया और आरडी के पास एप्लीकेशन दिए तो 2 मौका मिलेगा, 15-15 दिन का, और एक बार हियरिंग का मौका मिलेगा। जो आपका हियरिंग जो है वो कितने दिन के भीतर? 30 दिन। और हियरिंग के 30 दिन के भीतर फाइनल फैसला आना है, हां या ना का। फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म आईएनसी कौन सा? 28। लेकिन ये कब होगा? जब क्या मिल गया है परमिशन, किससे? आरडी से। कंपनी शैल फाइल ऑर्डर कन्वेड बाय रीजनल डायरेक्टर। और ये सिर्फ रीजनल डायरेक्टर ही नहीं है, जब भी कभी भी एनसीएलटी और किसी भी जगह से कोई भी आपको क्या मिलेगा तो आप जो है वो फाइल करेंगे। और यहां पे कौन सा फॉर्म जा रहा है? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ अप्रूवल। किससे मिला है? आरडी से मिला है। किसके पास फाइल कर रहे हैं? मिला आरडी से। फाइल इसलिए आरओसी को कर रहे हैं ताकि जो है वो वहां से सर्टिफिकेट ऑफ क्या लेना है, इनकॉर्पोरेशन और डिजोल्यूशन भी होगा, उनके थ्रू होगा। फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म आईएनसी कौन सा? 27। किसके साथ? रजिस्ट्रार के साथ। और इसमें जो है वो कंपनी शैल फाइल कॉपी ऑफ ऑर्डर अप्रूविंग किसको? एओए और एमओए को। अल्टर्ड एओए विथ आरओसी इन फॉर्म किसमें? कितने दिन के भीतर? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। आरडी के ऑर्डर के 15 दिन के भीतर कौन सा फॉर्म जाएगा? आईएनसी 27। और यहां पे आईएनसी 28 15 डेज कहां से? यानी कि आईएनसी 27 और आईएनसी 28 दोनों जो है वो 15 दिन के भीतर जाएगा। कहां से? आरडी के अप्रूवल से। फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। अब क्या करेंगे? रजिस्ट्रार ऑन द अप्रूवल ऑफ ई फॉर्म कौन सा? एमजीटी 14 और आईएनसी 27। अगर उनको सब कुछ सही लगा तो क्या करेंगे?
नया सर्टिफिकेट ऑफ क्या दे देंगे? इनकॉर्पोरेशन दे देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब नई कंपनी बनाते हैं तो आपको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट, वहां भी पढ़ा था पोस्ट कन्वर्जन, किसमें? प्राइवेट टू पब्लिक। यहां पे भी पब्लिक टू प्राइवेट के केस में भी क्या करेंगे? पोस्ट कन्वर्जन कौन कौन सा चीज है? रबर स्टाम्प, प्रिंटिंग ऑफ न्यू फ्रेश कॉपीज, किस चीज का? एमओए और एओए का। कंपनी का नाम जहां जहां है प्रिंट करेंगे और क्या करेंगे? चेंज करेंगे। न्यू नेम जो है वो प्रिंट करेंगे किस पे? बिजनेस लेटर पे, लेटर हेड पे, सारे जगहों पे इंफॉर्म करेंगे कंपनी और सारे के सारे अथॉरिटीज को, बैंक को जो है वो इंफॉर्मेशन दे करके चीजों को अपडेट करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्या लेंगे? पैन और पैन लेंगे, दोनों जो बदल गया है एंटिटी के कारण। ये था किसके बारे में? तो चलिए, हमने प्राइवेट से किस में बदला था और फिर पब्लिक से किस में बदला? प्राइवेट में बदला। इसमें जो कॉमन बातें थी, आपके पास समय है 2 मिनट का, दोनों में से जो कॉमन प्रोसेस है उसको एक जगह रखिए और एक जो अनकॉमन प्रोसेस है उसको एक तरफ कीजिए और एकदम अपने दिमाग में चीजों को फिक्स कर लीजिए कि ये चीज तो दोनों में हो रहा है, ये वाला चीज सिर्फ इसमें हो रहा है। किसमें? पब्लिक से प्राइवेट में। कीजिए इसको, कॉमन और अनकॉमन, कोई एक चीज अलग कर लीजिए। चलिए, कॉमन कर लिया, जल्दी एक बार जरा सा हम लोग जो है वो लगा लेते हैं जयकारा। कॉमन वाला चीज क्या क्या है? पहला चीज, बोर्ड मीटिंग दोनों में होगा, ठीक है। जनरल मीटिंग दोनों में होगा, दोनों में जो है वो आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगा, एमओए भी बदलेगा और ओए भी बदलेगा, ठीक। जब आपका जो है वो मीटिंग हो जाता है, एसआर पास हो जाता है, यहां तक की चीजें जो है वो कॉमन चल रही है। लेकिन एसआर पास होने के बाद एमजीटी 14 भी कॉमन, आईएनसी 27 भी क्या है? ये आपका कॉमन है। अनकॉमन जो शुरू होता है वो कहां से होता है? कौन सा? एक एडवर्टीजमेंट जो 25A है और दूसरा आरडी से क्या लेते हैं? अप्रूवल लेते हैं। अब आरडी से अप्रूवल जो लेना है कितने दिन के भीतर? 60 डेज। कहां? क्या? आरडी से जब हम अप्रूवल के लिए जाते हैं तो वो एप्लीकेशन जो है वो एसआर पास होने के कितने दिनों के भीतर? 60 डेज में। और एडवर्टीजमेंट जो देते हैं वो, उसमें ये नहीं लिखा हुआ एसआर से कितने दिन, तो क्या लिखा हुआ है? आरडी से कितने दिन पहले, ठीक है। जब हम आरडी के पास जाते हैं क्या देने के लिए? एप्लीकेशन, तो उसमें जो अटैचमेंट लगाते हैं उसमें एक खास अटैचमेंट है जो है बोर्ड रिजोल्यूशन, वो कितने से पुराना नहीं होना चाहिए। और जब हम आरडी के पास जाते हैं अप्रूवल के लिए तो एक जो अटैचमेंट लगाते हैं जिसमें हम जो है वो डिवेंचर होल्डर और बाकी चीजों का जिक्र करते हैं, वो कितना तक हो सकता है? वो किसी भी शर्त पे 30 दिन से ज्यादा पुराना इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। अब अगर हमने जो है वो आरडी के पास क्या किया? एप्लीकेशन दिया अप्रूवल के लिए, आरडी को अगर उसमें कुछ गिला गड़बड़ लगा तो हमसे और इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और एप्लीकेशन रीसबमिट करने बोलेंगे। हमारे पास कितना समय है? कितना दिन का? 15 दिन का। अगर हमने सबमिट किया और फिर भी उनको कमी लगा तो एक और मौका मिलेगा, कितने दिनों का? 2 बार से ज्यादा का सबमिशन जो है वो अलाउड नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि इन्हें बुलाना पड़ेगा तो ऐसे केस में हियरिंग का डेट देंगे और वो हियरिंग का डेट हमारा जो है वो मैक्सिमम कितने दिनों के भीतर? 30 डेज। हम हियरिंग के लिए पहुंचे, उन्होंने फैसला सुनाया, कितने दिनों में फैसला कन्वे हो जाना चाहिए? 30 डेज में हो जाना चाहिए। क्लियर है? ये चीज जो है वो उससे थोड़ा क्या था, हमारा रीजनल डायरेक्टर वाला अलग था। बाकी तो हर केस में बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग होगा, फिर जनरल मीटिंग होगा, फिर हमारा एमजीटी 14, 27 ये सब जाता रहेगा। चलिए, अब हम लोग जिस पे पहुंचे हैं वो है कन्वर्जन ऑफ विच कंपनी? सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? अदर काइंड। इसका मतलब ही है कि सेक्शन 8 प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं?
नॉट प्रॉफिट मेकिंग से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए क्या क्या एस्पेक्ट रहेगा। दीजिए भाई, पानी सानी सब दीजिए, बीच बीच में देते रहिए, छीटा उटा सब मारते रहिए। लेकिन सेक्शन 8 और बाकी के केस में एक कोई डिस्कशन करते हैं, क्या मेजर एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। सबसे मेन है कि ये प्रॉफिट के लिए, वो प्रॉफिट के लिए नहीं है, तो ये क्या नहीं बांट सकते? ये नहीं बांट सकते। अब ये क्या बांटने जा रहे हैं? इसका तो डिविडेंड बांटेंगे। इनके पास अभी जो, ध्यान से समझिएगा, इनके पास अभी तक जो पैसे आए थे उन पे कोई टैक्स वगैरह लिया? इनके पास अभी के लायबिलिटी होंगे या नहीं होंगे? होंगे। और इनको जो चीज मिला था उस पे कहीं कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं लगाया, तो अभी तक के जितने चीज थे वो सारा कमाया, और कमाने के बाद जो है वो बदल दे प्रॉफिट मेकिंग में। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा धंधा समझ में आता है। आपको कैसा लगता है? आपको ये बिजनेस कैसा लगता है? मुझे तो ये आइडिया अच्छा लगता है कि पहले जो है वो सेक्शन 8 कंपनी बन जाओ, ढेर सारा लोगों से जो है वो पैसा वगैरह लो जो आपको डोनेशन वगैरह मिल रहा है, और प्रॉफिट तो बांटना नहीं है। प्रॉफिट बांटेंगे नहीं तो मैं इस कंपनी का जो है वो मेंबर बना, मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ जो सैलरी मिल रहा है। अब मैंने क्या किया? अब मैंने कहा कि चलो अब जो है वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? अब अपने आप को जो है वो प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, और सारा का सारा जो मेरे पास पैसा है वो मस्त मैं अपने नए बिजनेस में लगा दूंगा। तो कन्वर्ट कर रहे हैं। सो तो ऐसे केस में मुझे मिला क्या? मैं क्यों सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट करूंगा? ताकि आगे, और इस कंपनी को मैं बनाए रखना चाहता हूं, यही एक बात होगी कि मैं इस कंपनी को बनाए रखना चाहता हूं, इस कंपनी के नाम को कैरी करना चाहता हूं, लेकिन इसके उसूल को कैरी करना नहीं चाहता हूं। पिताजी की संपत्ति चाहिए, पिताजी का सारा चीज चाहिए, पिताजी के सिद्धांत नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो है वो ट्रांसफर अपने में करा रहे हैं। यही चीज तो है सेक्शन किसके साथ। तो रेगुलेटरी बॉडी ने भी यहां पे कुछ नियम जो है वो रखे हुए हैं। देखिए वो कौन कौन से हैं। पहला चीज, सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसमें नोटिस से चलते, प्रोसीजर से नोटिस देंगे। नोटिस के लिए मैक्सिमम टाइम कितना है? मैक्सिमम टाइम आपके पास है 7 डेज, या मिनिमम कम से कम 7 दिनों का आप क्या देंगे? मिनिमम 7 दिनों का जो है आप क्या देंगे? नोटिस देंगे। और उस नोटिस में आप क्या लगाएंगे? एजेंडा। और उस एजेंडा में जो है वो सारे एस्पेक्ट मेंशन करेंगे, जिसमें सबसे पहला है कि आप कंपनी को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? आप कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है। मेन एजेंडा जो है देखिए, पास बोर्ड रिजोल्यूशन था पहले भी, इन प्रिंसिपल अप्रूवल वाला चीज अनकॉमन फिर ढूंढेंगे। डेट टाइम प्लेस वाली बात कॉमन। अप्रूव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग अलोंग विथ एजेंडा। इसमें रिक्वायर्ड अल्टरेशन करना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी के जो है वो आपके जो है वो एओ में साफ प्रोविजन है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ऑथराइज करेंगे डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी। कहा ये कॉमन चीज है, ये सारे जगह एजेंडा में रहता है। ठीक है। साइन करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए, सारे तरह के फाइल करने के लिए कॉमन चीज है। कुछ अनकॉमन अभी तक आया? अभी तक नहीं आया। टू अप्रूव द न्यू सेट ऑफ एमओ या एओए, ये भी कॉमन एजेंडा, ये सारा चीज कॉमन जा रहा है। अब आपने जो है वो बोर्ड मीटिंग जो है वो बुलाई, बोर्ड मीटिंग कन्वीन किया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद अब नोटिस किस चीज का देंगे? ठीक है। अब आप जनरल मीटिंग बुलाइए, दीजिए। यहां पे जो है हम पहले क्या लिखते थे और तब लिखते थे सॉर्टर वाला चीज। यहां पे जो है वो ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे जो है वो ऑलरेडी 21 की जगह कितने दिन है? 14 दिन है, 14 डेज है।
नोटिस सेल स्पेसिफाई किस चीज का, डेट टाइम प्लेस जो है वो एड्रेस, इसमें कहीं कोई एस्पेक्ट नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ ये एस्पेक्ट एक ध्यान में रखना है, ठीक है। जनरल मीटिंग बुलाया, रिजोल्यूशन पास किया। एक रिजोल्यूशन जो पास हुआ वो किस चीज के लिए, सेक्शन 8 को कन्वर्ट कर रहे हैं हम नॉन सेक्शन 8 में नॉर्मल कंपनीज में। दूसरा एमओ और एओ को क्या कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्म जाएगा अब, कितने दिनों के भीतर, सेम गया हुआ, यहां भी कोई चेंज नहीं है। अब देंगे आईएनसी 18 किसके पास, प्राइवेट कंपनी पब्लिक में बदल रहा था, आरडी कुछ बोला नहीं, क्योंकि आप कंप्लायंस का दायरा बढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। पब्लिक से प्राइवेट में आ रहे हैं, कंप्लायंस का दायरा क्या कर रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो वहां पे आरडी आए। सेक्शन 8 को बदल रहे हैं किसमें, नॉन सेक्शन 8 में नॉर्मल कंपनी में। इसका मतलब है फिर इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, तो यहां पे इन्होंने बोला कि किससे परमिशन लेंगे, तो कंपनी शैल फाइल एप्लीकेशन आईएनसी 18 रीजनल डायरेक्टर को और किसको, कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 इनटू नॉर्मल कंपनी। कौन कौन से अटैचमेंट लगाएंगे, एसआर लगाइए, नोटिस का जो है वो क्या लगाइए, कॉपी लगाइए, प्रूफ ऑफ सर्विसिंग ऑफ नोटिस सर्व टू किसको, सारे ऑथोरिटी को आपने क्या दिया है, नोटिस ऑलरेडी दिया था। किस समय, जब आप मीटिंग बुला रहे थे तो उनको भी आपने क्या किया था, दिया था। और इसमें एक खास चीज वो भी है, द चैरिटी वॉट कमिश्नर, बाकी के केस में नहीं था इन्वॉल्व, इसमें इसीलिए क्योंकि ये कंपनी ही क्या है, सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट दीजिए, एडवर्टीजमेंट जो आप देंगे विद इन कितना, 1 वीक आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन टू। अब देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर, जब हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में बदल रहे थे तो एडवर्टीजमेंट शुड बी गिवन एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द एप्लीकेशन मेड टू आरडी, विद इन 1 वीक आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर को। जब एप्लीकेशन दिया वहां से आपके पास मिनिमम है या मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने दिन का समय है, विद इन का मतलब मैक्सिमम हुआ। आरडी के पास जब आपका आईएनसी 18 गया आरडी और आरओसी के पास, उसके 7 दिनों के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। और इस एडवर्टीजमेंट को जो दे रहे हैं, शुड पब्लिश अ नोटिस इन फॉर्म 19, एक वर्नाकुलर में देंगे और एक आपका क्या रहेगा, इंग्लिश। और साथ ही साथ कंपनी के क्या करेंगे, वेबसाइट पे डाल देंगे। कंपनी के वेबसाइट में इफ एनी लिखा रहता है, लेकिन आज के डेट में विथ एनी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरी कंपनी नीड टू हैव देयर वेबसाइट। कहीं कहीं लॉ में भी ये अभी तक ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता है इफ एनी, लेकिन नए सर्कुलर के हिसाब से अब इफ एनी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरी कंपनी मस्ट हैव देयर व्हाट। लेकिन यहां पे आज भी इफ एनी अगर लिखा जाएगा तो वो गलत नहीं होगा, बताइए क्यों, बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम हैविंग देयर वेबसाइट। तो यहां पे हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप वेबसाइट पे भी जो है वो इस चीज को दीजिए। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन बाय रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर ने कन्वर्जन का ऑर्डर क्या कर दिया, पास किया, लेकिन क्या लिखा हुआ है, सर्टेन। और ये कंडीशन उस पैसे से ही रिलेटेड होगा जो पैसा कहां पे पड़ा हुआ है, सेक्शन 8 कंपनी के पास है, जो उस समय उन्होंने पैसा सारा एक्वायर किया था जब उनका स्टेटस किसका था, सेक्शन 8 कंपनी का था। फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया आपको, परमिशन मिलने के बाद आरडी से। आरओसी आपको हमेशा देता है क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी देगा जब किससे परमिशन मिल गया है, आरडी से परमिशन मिल गया है। When the license of company as section 8 is revoked, company can apply for conversion its status name with registrar। किस फॉर्म में, ये आईएनसी 20 क्यों आ गया नेम को लेकर के, सेक्शन 8 कंपनी रिवोक हो गया। याद कीजिए सेक्शन 8 कंपनी
is not required to put any private or public limited. हमने बताया भी था, बात भी किया था, रिलायंस फाउंडेशन नहीं किया था, इन्फोसिस फाउंडेशन, ऐसे करके जो है वो नाम रहता है, कोई भी प्राइवेट पब्लिक कंपनी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो है वो स्टेटस चला गया सेक्शन 8 का, तो अब नाम लगाएंगे या नहीं? नेम में लगाना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, कन्वर्ट हो गया, क्या इफेक्ट होगा? कंपनी कैन नॉट क्लेम द प्रिविलेज एंड एग्जम्पशन। आपको जो इनकम टैक्स और बाकी सारे बेनिफिट्स मिलते थे वो सारे मिलने क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, ये वाला देखिएगा, हैज टू पे द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ मार्केट प्राइस एंड परचेज प्राइस इफ बिफोर द कन्वर्जन ऑफ कंपनी हैज बॉट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द गवर्नमेंट एट लोअर रेट देन मार्केट प्राइस। नहीं बोला मैंने, अगर आप उस्ताद बनिएगा तो आप डाल तो रेगुलेटरी बॉडी भी पात, आपने सारे बेनिफिट लिए थे, आपको गवर्नमेंट से सस्ते रेट पे जो है वो प्लांट मशीनरी मिला था, तो कह रहे मार्केट में कीमत 4 लाख थी और आपको मिला था 2 लाख में 50% सब्सिडी पे। अब आपको वो 2 लाख क्या करने पड़ेंगे? वो 2 लाख रुपए यहां पे रखने पड़ेंगे, पे द डिफरेंस, वो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप सेक्शन 8 से अपना स्टेटस, और अगर आप सेक्शन 8 नहीं होकर के आज के दिन में जो प्राइवेट कंपनी है यही अगर होते, तो हम आपसे 2 लाख नहीं बल्कि हम आपसे कितना लेते? हम आपसे 4 लाख रुपए लेते। तो इसीलिए वो 2 लाख आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। वेयर द कंपनी इज लेफ्ट विथ सम अनयूटिलाइज्ड इनकम एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। एक बात एसेट की हो गई, उनके पास एसेट था, किनके पास? सेक्शन 8। वो एसेट अगर नॉर्मल रेट पे मिला था कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट से सब्सिडाइज रेट पे आया था तो क्या करेंगे? डिफरेंस पे करेंगे। दूसरी बात, उनके अकाउंट में कुछ पैसे हैं और ये जो है वो क्या है? अनयूटिलाइज्ड इनकम एंड व्हाट? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, ये आपके पास है। अगर ये है तो इन्होंने बोला which are brought forward from the previous year, the same should be utilized for the purpose of settlement of what? सबसे पहले इस पैसे का इस्तेमाल कर लीजिए अगर आपके ऊपर कोई भी ड्यूज है तो। आपके पास जो प्रॉफिट है और अनयूटिलाइज अगर कोई पैसा है तो उसको क्या कर लीजिए? अनयूटिलाइज का मतलब उसे आपने सेक्शन 8 कंपनी के पर्पस के लिए पूरा नहीं किया था। हर पैसा तुरंत ही तो नहीं लगा देंगे ना उस बिजनेस में या उस काम में जिसके लिए आपने सेक्शन 8 कंपनी बनाया है। अगर कोई पैसा पड़ा हुआ है तो वैसे केस में पहले आपके ऊपर जो आउटस्टैंडिंग है उसको क्या कीजिए? क्लियर कीजिए। आफ्टर सेटलमेंट ऑफ ऑल ड्यू, इफ एनी अमाउंट इज लेफ्ट, इट विल बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये किसी और को नहीं दे रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं? वो जब डिसॉल्व करते हैं तब होता है, when the section 8 company is going to be dissolved, तब। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी डिसॉल्व नहीं हो रहा बल्कि सेक्शन 8 कंपनी क्या हो रहा है? कन्वर्ट। याद रखिएगा, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ दे आपके इंटरव्यू में टेक्निकल नेचर का। व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन सेक्शन 8 कंपनी इज गोइंग टू डिसॉल्व एंड व्हेन सेक्शन 8 कंपनी इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अनदर कंपनी? तो यहां पे जो उनके पास प्रॉफिट का या अनयूटिलाइज पैसा जो था, आउटस्टैंडिंग वगैरह देने के बाद भी अगर बचा रह गया, तो अगर कंपनी डिसॉल्व हो रही होती है तो वो उसी नेचर के किसी और सेक्शन 8 कंपनी को दे देते हैं। लेकिन अगर कन्वर्ट हो रही है तो ये पैसा कहां जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, जो इन्वेस्टर्स को अवेयर वगैरह करने के लिए यूज किया जाता है, किसी के अपने पर्सनल फंड में जाने वाला नहीं है। ये किसके बारे में? तो अब देखिए हमने किस किस तरह का हमने देखा प्राइवेट को किस में बदलने में? पब्लिक में। पब्लिक को और सेक्शन 8 से जो है वो नॉर्मल कंपनी जिसको कहिए, यही हुआ नॉन सेक्शन 8 कंपनी में, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में। अब इसमें हमारा दौर शुरू होता है। अब हम आएंगे किस में? एलएलपी। एलएलपी से चलेंगे किस में? कंपनी। और फिर जो है वो कंपनी से किस में?
LLP और तब 1% वगैरह में आएंगे। चलिए, तो फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।